वेलकम टू वंडर्स इको वर्ल्ड। आज के इस वीडियो में यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम जो 19 अप्रैल 2026 को हुआ था, इसमें पूछे गए इकोनॉमिक्स के 70 क्वेश्चंस का डिटेल एनालिसिस करेंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों ही मीडियम्स में। शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन, मूल्य आधारित शुल्क या फिर एडवेलोरम टैरिफ को डैश के रूप में एकत्रित किया जाता है। क्या एडवेलोरम टैरिफ जो लगते हैं किसी प्रोडक्ट के ऊपर, वो उसकी कीमत के 1% के रूप में देने होते हैं, या मात्रा के प्रतिशत के रूप में, या प्रति इकाई व्यापार पर एक निश्चित राशि के रूप में, या परिवहन लागत के 1% के रूप में। एडवेलोरम टैरिफ की बात करें, इसको कलेक्ट किया जाता है। एडवेलोरम वर्ड में ही वैल्यू वर्ड छिपा हुआ है। वैल्यू मीन्स किसी भी प्रोडक्ट की कीमत की बात करते हैं, प्राइस की बात करते हैं। तो एडवेलोरम टैरिफ किसी भी प्रोडक्ट के प्राइस के एक परसेंटेज के रूप में, एक फिक्स परसेंटेज के रूप में कलेक्ट किया जाता है। तो ये प्रोडक्ट के प्राइस के ऊपर लगता है, ना कि क्वांटिटी के ऊपर। जो क्वांटिटी के ऊपर लगेगा उसको हम स्पेसिफिक टैरिफ कहेंगे, स्पेसिफिक या फिर विशिष्ट टैरिफ या शुल्क। टाइप ऑफ टैरिफ्स की बात करें, अलग अलग बेसिस पर टैरिफ के अलग अलग टाइप्स होते हैं। जैसे प्रोडक्ट के बेसिस पर जब डिफ्रेंशिएशन की जाती है, तो आपका टैरिफ इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दो तरीके का हो सकता है। रिटेलिएशन के बेसिस पर ईदर योर टैरिफ कैन बी रिटेलिएटरी और काउंटरवेलिंग। पर्पस के बेसिस पर रेवेन्यू टैरिफ और प्रोटेक्टिव टैरिफ, दो तरीके का टैरिफ हो सकता है। रेवेन्यू टैरिफ का मतलब, अगर आपका पर्पस रेवेन्यू कलेक्ट करना है टैरिफ के थ्रू, तो आपका टैरिफ रेवेन्यू टैरिफ होगा। प्रोटेक्टिव टैरिफ का मतलब, अगर आपका मोटिव है अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ को या फिर डोमेस्टिक जो प्रोड्यूसर्स हैं उनको सेव करना, उनको प्रोटेक्शन करना उनका, देन योर टैरिफ विल बी प्रोटेक्टिव टैरिफ। डिस्क्रिमिनेशन के बेसिस पर ईदर योर टैरिफ कैन बी डिस्क्रिमिनेटरी और नॉन डिस्क्रिमिनेटरी। क्राइटेरिया फॉर इम्पोजिशन के बेसिस पर, या फिर इसको हम कहते हैं मेथड ऑफ कैलकुलेशन के बेसिस पर, हमारा टैरिफ चार तरीके का होगा। स्पेसिफिक, कंपाउंड, एडवेलोरम और स्लाइडिंग स्केल। स्पेसिफिक जो हमारा पर यूनिट लगेगा, पर यूनिट लगने वाले टैरिफ को या फिर क्वांटिटी के ऊपर लगने वाले टैरिफ को हम स्पेसिफिक कहेंगे। एडवेलोरम के बारे में हमने अभी देखा, एडवेलोरम हमारा प्राइस के ऊपर लगेगा या फिर वैल्यू के ऊपर लगने वाले टैरिफ को हम एडवेलोरम टैरिफ कहेंगे। और कंपाउंड टैरिफ, इन दोनों ही तरीके के टैरिफ को जब एक साथ लगा दिया जाता है तब उस टैरिफ को हम कंपाउंड टैरिफ कहते हैं। स्लाइडिंग स्केल, प्राइस में जब चेंजेस आते हैं उसके अकॉर्डिंग अगर टैरिफ की रेट में चेंजेस आए तो ये अपना स्लाइडिंग स्केल बन जाएगा। सेम इसी इनके टाइप से ही क्वेश्चन बना था यूपीपीएससी का, पीवाईक्यू है ये, जिसमें हमसे पूछा गया था प्रोटेक्शन टैरिफ जो है वो किस बेसिस पर लगाया जाता है। क्या फेवरेटिज्म के बेसिस पर, रिटेलिएशन के बेसिस पर, ऑब्जेक्टिव या फिर काउंटर वाइज डिस्क्रिमिनेशन के बेसिस पर लगने वाला टैरिफ है। तो प्रोटेक्शन टैरिफ अभी हमने देखा पर्पस के बेसिस पर लगता है, पर्पस यानी ऑब्जेक्टिव के बेसिस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन, पारंपरिक दृष्टिकोण में संतुलित बजट का अर्थ है कुल राजस्व कुल व्यय के बराबर हो। यानी ट्रेडिशनल अप्रोच के अकॉर्डिंग बैलेंस बजट को ट्रेडिशनल अप्रोच हमारी फेवर करती थी, और उसके अकॉर्डिंग यानी बैलेंस बजट के अकॉर्डिंग हमारा टोटल रेवेन्यू टोटल एक्सपेंडिचर के इक्वल है। और साथ ही साथ क्या देखने को मिलेगा, टोटल रेवेन्यू आपका टोटल एक्सपेंडिचर के इक्वल है। यानी जितना आप एक्सपेंडिचर कर रहे थे उतना ही आपने रेवेन्यू जनरेट कर लिया है, आपको बोरोइंग्स लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी। यानी आपकी बोरोइंग्स एक्सक्लूड हो गई है रेवेन्यू से, बोरोइंग्स एक्सक्लूडेड फ्रॉम द रेवेन्यू। उसके बावजूद भी टोटल रेवेन्यू टोटल एक्सपेंडिचर दोनों एक दूसरे के इक्वल है। यहाँ से ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि बैलेंस बजट के केस में, जबकि TR TE दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं, तो बोरोइंग को एक्सक्लूड करेंगे हम, उधार को राजस्व से बाहर रखा गया हो, तब जाकर के अगर आपके टोटल रेवेन्यू टोटल एक्सपेंडिचर दोनों एक दूसरे के बराबर हैं, तभी हम इस स्थिति को कहेंगे बैलेंस बजट। अगर आपका टोटल रेवेन्यू ग्रेटर देन टोटल एक्सपेंडिचर है, एक्सपेंडिचर से ज़्यादा आपने रेवेन्यू जनरेट कर लिया, तो ये सरप्लस की सिचुएशन होगी। अगर टोटल रेवेन्यू आपका कम रह गया है टोटल एक्सपेंडिचर से, तो ये सिचुएशन होगी आपकी डेफिसिट की, जिसको हम बजटरी डेफिसिट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, वित्त आयोग के कार्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पे हमें 4 कथन दिए गए हैं वित्त आयोग के कार्यों के बारे में। सबसे पहले, क्या वित्त आयोग का ये कार्य है कि सरकार को व्यय के लिए प्रतिबंधित करना? नहीं। राज्यों के बीच करों से प्राप्त आय का हिस्सा आवंटित करना, यानी जितना जिस राज्य का हिस्सा है उस हिस्से के अनुसार ही उसको करों से प्राप्त आय को बांटना, यही कार्य होता है फाइनेंस कमीशन का। फाइनेंस कमीशन की बात करें, फाइनेंस कमीशन की बात करिए, आर्टिकल 280 के अंदर आता है। भारतीय संविधान के आर्टिकल 280 के अंदर इसके कार्य लिखे हुए हैं। तो इसका यही कार्य होता है कि जितने भी अपने टैक्सेस के प्रोसीड्स हैं, यानी टैक्सेस के थ्रू जो भी इनकम जनरेट हुई है उसको उन स्टेट के शेयर के हिसाब से उनको एलोकेट करना उस इनकम को, यही हमारा फंक्शन है। यहाँ से करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर बी।
अभी रिसेंटली 2026 से 31 के लिए रिकमेंडेशन दी है 16th फाइनेंस कमीशन ने। 16th फाइनेंस कमीशन की बात करें, यहाँ पे वर्टिकल डिवोल्यूशन 41% है इस कमीशन के अनुसार, और हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन की बात करें, अब अलग अलग स्टेट्स को जो शेयर दिया जाएगा टैक्सेस का, टैक्सेस के थ्रू जो इनकम जनरेट हुई है सरकार की, उस इनकम को अलग अलग स्टेट्स को देना है। किस बेसिस पर देना है उसके कुछ ये पैरामीटर सेट किए जाते हैं। अगर हम बात करें 15th फाइनेंस कमीशन की, तो 15th फाइनेंस कमीशन में एक टैक्स एंड फिजिकल एफर्ट करके एक पैरामीटर था, जिसको 16th फाइनेंस कमीशन से हटा दिया गया है और एक नया पैरामीटर इंट्रोड्यूस किया गया है। इस नए पैरामीटर का नाम है कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी। इसका वेटेज याद रखना है 10% है, और एक नया पैरामीटर 16th फाइनेंस कमीशन ने इंट्रोड्यूस किया है। अदर जो अपने पैरामीटर्स हैं उनकी वेटेज याद रखेंगे। सबसे हाईएस्ट वेटेज किसकी रही है, जो स्टेट जीडीपी रहती है अपनी, उसकी सबसे हाईएस्ट है पर कैपिटा स्टेट जीडीपी की। उसके बाद सेकंड हाईएस्ट रहेगी पॉपुलेशन की वेटेज, वो भी 2011 वाली पॉपुलेशन की, जो कि 2011 का सेंसस है, उसके अकॉर्डिंग जो पॉपुलेशन है डिफरेंट स्टेट्स की, उसके हिसाब से सेकंड हाईएस्ट वेट दिया गया है पॉपुलेशन को। उसके बाद बाकी अदर जो बच गए उन सभी को 10% वेट दिया गया है, डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस हो, एरिया हो या फिर फॉरेस्ट हो। क्वेश्चन 34, औद्योगिक नीति प्रस्ताव स्वतंत्र भारत की पहली प्रमुख नीति थी, जिसे मिश्रित अर्थव्यवस्था की नींव रखने के लिए डैश के ईयर में शुरू किया गया था। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था की नींव कौन सी आईपीआर ने रखी थी? इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन की बात करें तो कौन सी आईपीआर थी जिसमें हमने मिक्स इकोनॉमी को अडॉप्ट कर लिया था? ये 1948, और ये हमारी पहली आईपीआर भी है। 1956 वाली आईपीआर की बात करें, ये सेकंड अपनी इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन थी, जिसके अंदर हमने 3 शेड्यूल में, शेड्यूल ए, शेड्यूल बी और शेड्यूल सी, ऐसे करके 3 शेड्यूल्स में हमने इंडस्ट्रीज़ को डिवाइड किया था। शेड्यूल ए में 17 वो इंडस्ट्रीज़ थी जो कि स्टेट ओन्ड थी, जिन पर अभी भी सरकार का ही कंट्रोल था। शेड्यूल बी में 12 ऐसी इंडस्ट्रीज़ थी जिनके ऊपर ओनरशिप स्टेट की भी थी, प्लस हमारी प्राइवेट जो सेक्टर है उसकी ओनरशिप भी थी। शेड्यूल सी में बाकी अदर जो रिमेनिंग इंडस्ट्रीज़ हैं उनको रखा गया था, जो कि ओपन थी सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट सेक्टर के लिए। 1956 के आईपीआर के को लेकर के मल्टीपल टाइम्स क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्योंकि 1956 का आईपीआर एक बहुत ही रिवोल्यूशनरी आईपीआर था। इसको हम द बाइबल ऑफ स्टेट कैपिटलिज्म के नाम से भी जानते हैं, कैपिटलिज्म। और 1956 के आईपीआर को ही हम इकोनॉमिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी कहते हैं, इकोनॉमिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के नाम से भी इसी को जाना जाता है। 1956, यहाँ से करेक्ट ऑप्शन अपना सी होगा। 1948 वाले पहले आईपीआर के अंदर ही हमने मिश्रित अर्थव्यवस्था यानी मिक्स इकोनॉमी की नींव रखती थी। क्वेश्चन 35, अब 35 और 36 ये दोनों ही क्वेश्चंस थोड़े से ब्लर्ड हैं, इनके अलावा बाकी सारे क्वेश्चंस क्लियरली विजिबल होंगे। 35 क्वेश्चन में बोला गया हेरोड के मॉडल में वांछित वृद्धि दर, जिसको हम वारंटेड ग्रोथ रेट के नाम से भी जानते हैं, तो वह दर कौन सी होती है जिसके ऊपर श्रम का पूरा उपयोग हो रहा होता है? नहीं, श्रम का पूरा उपयोग अगर होगा तो ये अपनी नेचुरल ग्रोथ रेट होगी, ना कि वारंटेड ग्रोथ रेट। अर्थव्यवस्था और जनसंख्या की वृद्धि समान होना, अब आपकी अर्थव्यवस्था की जितनी वृद्धि की दर है अगर उतनी ही दर से जनसंख्या भी बढ़ने लग जाएगी तो ये अपनी गोल्डन एज वाला सिनेरियो हो जाएगा, जिसमें इन दोनों की ग्रोथ रेट सेम होती है। पूंजी का पूरा उपयोग नहीं होता, बल्कि वारंटेड ग्रोथ रेट के मामले में हमारी कैपिटल को फुल्ली हम यूज़ करते हैं, इसीलिए इस रेट को हम फुल कैपेसिटी ग्रोथ रेट के नाम से भी जानते हैं। यहाँ से अगर यहाँ पे नहीं की जगह सिर्फ ये लिखा होता कि पूंजी का पूर्ण उपयोग होता है, तब हमारा ये करेक्ट हो जाता। अभी के लिए उत्पादक अपने पूंजी के स्टॉक से संतुष्ट होता है इस दर के ऊपर, जब उसको वांछित वृद्धि दर मिल रही होती है, यानी उसकी वारंटेड ग्रोथ रेट जब वो अचीव कर लेता है तो वो अपने स्टॉक से फुल्ली यूटिलाइज हो जाता है, संतुष्ट हो जाता है। यहाँ से ये करेक्ट होगा ऑप्शन, क्योंकि जितना उसने प्लान किया था एक्चुअल में वो उतना ही अचीव कर रहा है। उसकी प्लान इन्वेस्टमेंट एक्चुअल इन्वेस्टमेंट इक्वल हो जाती है। वारंटेड ग्रोथ रेट क्या होगी? जिसमें हेरोड के मॉडल के अकॉर्डिंग वो ग्रोथ रेट जिसके ऊपर हमारे प्रोड्यूसर की बात करें वो फुल्ली सेटिस्फाइड होता है अपने कैपिटल के स्टॉक से। करेक्ट ऑप्शन डी होगा यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 36, वैगनर का नियम किसके बीच एक कार्यात्मक संबंध का सुझाव देता है? अगर हम बात करें, ये पब्लिक फाइनेंस के अंदर वैगनर लॉ की हम स्टडी करते हैं। वैगनर लॉ जिसको हम इंक्रीजिंग स्टेट एक्टिविटी के नाम से भी जानते हैं, कि स्टेट की जो एक्टिविटीज़ है वो इंक्रीज होती रहेंगी, जैसे जैसे हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ रेट इंक्रीज होगी वैसे वैसे गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर है वो भी इंक्रीज होगा।
अब वैगनर के लॉ की बात करें तो ये इन दो चीज़ों के बीच में रिलेशनशिप की बात करता है, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड गवर्नमेंट एक्टिविटीज़, यानी आर्थिक वृद्धि और सरकार की गतिविधियों के बीच के कार्यात्मक संबंध की बात करता है कि जैसे जैसे इकोनॉमिक ग्रोथ करेगी हमारी, वैसे वैसे हमारी गवर्नमेंट की एक्टिविटीज़ बढ़ती जाएंगी। तो ये एक पॉजिटिव सिनेरियो की बात करता है वैगनर का लॉ। अगर हम इसके ठीक उल्टा बात करें, पिकॉक वाइजमैन की हाइपोथेसिस, पिकॉक वाइजमैन एक ऐसे नेगेटिव सिनेरियो की बात करते हैं जहाँ पे इकोनॉमिक क्राइसिस की सिचुएशन में होएगी और इस क्राइसिस की सिचुएशन के अंदर गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर है वो बढ़ता हुआ देखने को हमें मिलेगा। अब यहाँ से सेकंड ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। इन दोनों के बीच के फंक्शनल रिलेशनशिप की बात करता है वैगनर का लॉ। अब वैगनर और पिकॉक वाइजमैन की हाइपोथेसिस से कई बार ये क्वेश्चन बनता है कि इन दोनों में से कौन सी थ्योरी ऐसी है, कौन सा रूल ऐसा है जो ये बताता है कि गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर स्मूथ तरीके से बढ़ेगा। तो यहाँ पे भी वैगनर का लॉ है जो ये बताता है कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एक स्मूथ तरीके से इंक्रीज होता रहेगा। और पिकॉक वाइजमैन हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर जो बढ़ेगा वो स्टेप लाइक मैनर में बढ़ेगा और वी कैन से जर्क मैनर में वो इंक्रीज होता हुआ हमें दिखाई देगा, ना कि स्मूथ तरीके से। क्वेश्चन नंबर 37, एजवर्थ बॉक्स में एक बिंदु दो उपभोक्ताओं के बीच दो वस्तुओं के एक विशिष्ट उपभोग के पैटर्न को दर्शाता है। यहाँ से होगा कि कोई भी पॉइंट जो एजवर्थ बॉक्स के अंदर है वो रिप्रेजेंट करेगा एक पर्टिकुलर कंजम्पशन पैटर्न ऑफ टू गुड्स बिटवीन द टू कंज्यूमर्स। दो कंज्यूमर्स के बीच में दो गुड्स को लेकर के जब वो ट्रेड करते हैं एक दूसरे के साथ, तो उसके कंजम्पशन पैटर्न को शो करता है कोई भी पॉइंट जो कि एजवर्थ बॉक्स के अंदर है। क्वेश्चन नंबर 38, जब अनुदान इस शर्त पर प्रदान किया जाता है कि अनुदान प्राप्त करने वाले को निर्धारित प्रतिशत में अपने संसाधनों का पूरक करना होता है, तो इसे हम डैश कहते हैं, इसे हम समकारी अनुदान या फिर मैचिंग ग्रांट कहते हैं। यानी जब ग्रांट प्रोवाइड की जाती है वो एक कंडीशन पे प्रोवाइड की जाती है कि जो भी ग्रांटी है, जो भी ग्रांट को रिसीव करेगा वो एक सप्लीमेंट्री रिसोर्स भी देगा जो कि एक फिक्स परसेंटेज में होगा। यानी अगर 100% एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट करेगी तो उसमें से गवर्नमेंट ग्रांट जो देगी वो 70% देगी और जो लोकल गवर्नमेंट्स होंगी उनको 30% एक्सपेंडिचर बियर करना होगा। अगर वो ये 30% एक्सपेंडिचर बियर करने को रेडी है, यानी कोई भी एक फिक्स परसेंटेज ऑफ एक्सपेंडिचर, अगर वो इस पूरक को, अगर वो इस टोटल 100% में से 70 का जो कम्प्लीमेंट है 30%, इस 30% को लोकल गवर्नमेंट देने को रेडी हैं, तभी उनको ये 70% एज ए ग्रांट रिसीव होगा। इस तरीके की ग्रांट को हम मैचिंग ग्रांट के नाम से जानते हैं। अदर ग्रांट्स को देखते हैं। अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग जो भी फाइनेंशियल रिसोर्सेज होते हैं एक कंट्री को के पास, जितनी भी रेवेन्यू जनरेट हुई टैक्सेस के थ्रू, अब उसको ट्रांसफ़र करना होगा सेंटर से स्टेट की तरफ। अब वो 3 चैनल के थ्रू ट्रांसफ़र की जाएंगी, जिसमें पहला होता है टैक्स शेयरिंग या टैक्स डिवोल्यूशन, जो आर्टिकल 270 के अंडर आता है। फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन पर यूनियन और स्टेट के बीच में जो भी अपनी नेट प्रोसीड्स थी या इनकम थी जो टैक्सेस के थ्रू हमें मिली थी, उसको अब बांटा जाएगा यूनियन और स्टेट के बीच में। फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन पर आर्टिकल 270 के अंदर अपनी टैक्स डिवोल्यूशन आती है और फाइनेंस कमीशन आर्टिकल 280 इससे रिलेटेड है, फाइनेंस कमीशन से रिलेटेड। अब सेकेंड चैनल जिसके थ्रू ग्रांट्स प्रोवाइड करती है हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट, सेकेंड इज ग्रांट्स इन एड, आर्टिकल 275 है इससे रिलेटेड। अगर आप स्टैट्यूटरी ग्रांट्स की बात करो, ये आर्टिकल 275 के अंदर आती है और आर्टिकल 282 के अंडर आती हैं डिस्क्रिशनरी ग्रांट्स। तो ये जनरल ग्रांट्स होती हैं जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट्स को प्रोवाइड करती है। इन दोनों से रिलेटेड हम आर्टिकल्स याद रखेंगे। आर्टिकल 293 के अंदर जो ये प्रोविज़न है लोन्स वाला, इसको रखा गया है। इसमें हमारी स्टेट गवर्नमेंट्स को जब ज़रूरत होती है तो सेंट्रल गवर्नमेंट से लोन मिल जाता है। फाइनेंस कमीशन की बात करें, ये रिस्पॉन्सिबल होता है प्रिंसिपल और फॉर्मूलाज को रिकमेंड करता है। हर 5 साल के बाद ये इस फॉर्मूला को इम्प्रूव करना चाहे तो इम्प्रूव कर देता है और रिकमेंडेशन देता है इस ट्रांसफ़र से रिलेटेड कि जो रिसोर्सेज हैं वो किस तरीके से सेंटर से स्टेट की तरफ जाएंगे। अब हमारे सामने उस क्वेश्चन के अंदर 3-4 तरीके की ग्रांट्स मेंशन थी। अब ग्रांट्स इन एड एक जनरल वर्ड है जिसको हम यूज़ करते हैं ग्रांट्स देने के लिए, सरकार अनुदान देने के लिए इस वर्ड को यूज़ करती है। इसके अंडर आने वाली ग्रांट्स स्पेसिफिक भी हो सकती है और सामान्य भी हो सकती है, कुछ खास उद्देश्य के लिए भी हो सकती है और सामान्य उद्देश्य के लिए भी ग्रांट्स दी जा सकती हैं। अगर ब्लॉक ग्रांट्स की बात करें, मैचिंग ग्रांट हम पढ़ चुके हैं कि एक स्पेसिफिक एक हिस्सेदारी होगी, एक स्पेसिफिक परसेंटेज होगा जो लोकल गवर्नमेंट को देना होगा। उसके बाद हमारी गवर्नमेंट हमें ग्रांट देगी, जैसे यहाँ पे 70 रुपये जब देगी जबकि 30 रुपये उसको लोकल गवर्नमेंट दे चुकी होगी। ब्लॉक ग्रांट की बात करें, इसका मतलब है
एक खुली छूट वाला अनुदान, इसमें किसी भी तरीके की बाउंडेशन नहीं होती कि इतने रुपए इसी क्षेत्र पर खर्च करने हैं आपको। तो इसमें आज़ादी होती है पैसे लेने वाले के पास कि वो उस क्षेत्र में जिसको ग्रांट्स मिली है उस लोकल बॉडी के पास पूरी फ्रीडम है कि वो जहाँ चाहे वहाँ अपने हिसाब से पैसे को खर्च कर सकती है। यहाँ पे कड़े नियम नहीं देखने को मिलते। तो ये किस तरीके की ग्रांट होती है? ब्लॉक ग्रांट। स्पेसिफिक ग्रांट यानी विशिष्ट अनुदान वो अनुदान होता है जहाँ पर किसी एक काम के लिए पैसे मिले और उसी काम के ऊपर उसी स्पेसिफिक एरिया के ऊपर ही आपको एक्सपेंडिचर करना है। जैसे यहाँ पे मिड डे मील का लिया है, अगर गवर्नमेंट ने मिड डे मील के लिए मनी एलोकेट की है तो वो सिर्फ उसी ऑब्जेक्टिव के लिए एक्सपेंडिचर उसका होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 39, निम्नलिखित में से कौन सा यू आकार का वक्र नहीं हो सकता? सीमांत लागत वक्र हमारा यू शेप का होता है, मार्जिनल कॉस्ट कर्व। औसत स्थिर लागत ये हमारा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है, AFC। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कुछ इस आकार का होता है और AFC हमारा ना तो y एक्सिस को ना ही x एक्सिस को, दोनों ही एक्सिस को टच नहीं करता। दोनों ही एक्सिस पर x एक्सिस y एक्सिस दोनों पे ही ये एसिम्प्टोटिक होता है, यानी इन दोनों को ये कभी टच नहीं करता। तो ये हमारा इकलौता ऐसा एवरेज कोस्ट कर्व है जो कि यू शेप का नहीं होता। बाकी सारे एवरेज कोस्ट AVC हो AC हो, ये लॉन्ग टर्म के हो या शॉर्ट टर्म के हो, दोनों के दोनों ही हमारे कैसे होते हैं? यू शेप के होते हैं। मार्जिनल कोस्ट कर्व भी हमारा यू शेप का होता है। औसत परिवर्तनशील लागत कर जिसे हम एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व कहते हैं, ये भी यू शेप का होता है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है एवरेज फिक्स कॉस्ट कर्व। क्वेश्चन नंबर 40, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान स्वर्ण निर्यात पर प्रतिबंध को छोड़कर किस कंट्री के पास गृह युद्ध से एक अपरिवर्तनीय कागजी मानक मुद्रा थी और 1879 से लेकर 1933 तक यह स्वर्ण मानक पर रहा था? यानी एक पर्टिकुलर कंट्री है जिसके बारे में ये बोला गया है कि यहाँ पे पहले जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था उस टाइम पर ये स्वर्ण निर्यात के ऊपर इन्होंने पाबंदी लगा दी थी कि गोल्ड को एक्सपोर्ट नहीं होने देंगे। और यहाँ पे गृह युद्ध जब छिड़ा था यानी सिविल वार के टाइम पर यहाँ पर एक अपरिवर्तनीय कागज मुद्रा थी। अपरिवर्तनीय मतलब यहाँ पे ये जो करेंसी यहाँ पे चल रही थी 1879 से लेकर के 1933 के बीच वाले टाइम पीरियड में, ये ऐसी थी जो कि गोल्ड से बैक नहीं थी। इट वॉज नॉट बैक बाय द गोल्ड। तो ये यहाँ पे बात हो रही है यूनाइटेड स्टेट्स की। USA यानी डॉलर की इवेंट हिस्ट्री भी हमें पता होनी चाहिए क्योंकि इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस के लिए यूज़ होने वाली ये बहुत ही एक वाइडर करेंसी है। करेक्ट आंसर यहाँ से यूनाइटेड स्टेट्स हो जाएगा। विच हैड इनकन्वर्टिबल पेपर स्टैंडर्ड फ्रॉम सिविल वॉर एंड वॉज ऑन गोल्ड स्टैंडर्ड फ्रॉम 1879 until 1933 एक्सेप्ट फॉर एन एम्बार्गो ऑन गोल्ड एक्सपोर्ट ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर फर्स्ट। तो ऐसा USA के अंदर देखने को मिला था। क्वेश्चन नंबर 41, वह कोष जिसमें वे धनराशियां शामिल होती हैं जिन्हें सरकार को उन व्ययों को पूरा करने के लिए उपलब्ध कराया जाता है जिन्हें स्थगित नहीं किया जा सकता, क्या कहलाता है? फंड विच कंसिस्ट ऑफ मनी पुट एट द डिस्पोजल ऑफ गवर्नमेंट टू मीट एक्सपेंसेस दैट कैन नॉट बी डिलेड इज कॉल्ड कंटिंजेंसी फंड। यानी ऐसा एक्सपेंडिचर जो सडन हो चुका है, जैसे अचानक से बाढ़ आ गई या वॉर हो गया, तो उस टाइम पे जो एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट को करना होता है वो इस फंड से रेज करती है गवर्नमेंट, कंटिंजेंसी फंड। अब गवर्नमेंट के अलग अलग फंड होते हैं, कंसोलिडेटेड फंड, पब्लिक अकाउंट फंड, प्रोविडेंट फंड भी बोलते हैं इसको हम। तो इन अलग अलग फंड के बारे में स्टडी करेंगे। अभी कंटिंजेंसी फंड की बात करें, इसका आर्टिकल 267 होगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आकस्मिक निधि। इस निधि से, इस फंड से गवर्नमेंट रेज करती है एक्सपेंडिचर को। गवर्नमेंट इस एक्सपेंडिचर की जो क्षतिपूर्ति है वो यहाँ से करती है जब अचानक से गवर्नमेंट को एक्सपेंडिचर करना होता है, या कोई ऐसा एक्सपेंडिचर जिसको गवर्नमेंट स्थगित नहीं कर सकती, जिसको गवर्नमेंट पोस्टपोन नहीं कर सकती। अब ये कंसोलिडेटेड फंड हमारा आर्टिकल 266(1) और प्रोविडेंट फंड की बात करें PPF की, ये 266 सबसेक्शन 2 के अंडर आता है। अब इन दोनों के पर्पस देख लेंगे अलग अलग। ये लॉन्ग टर्म सेविंग कम इन्वेस्टमेंट है जिसके थ्रू गवर्नमेंट एक ट्रस्टी के रूप में इन गवर्नमेंट के पब्लिक के पैसे को संभाल के रखती है एज ए बैंकर और ए ट्रस्टी। कंसोलिडेटेड फंड की बात करें, इस फंड में जो गवर्नमेंट के डे टू डे की जो सैलरी, पेंशन्स के जो डेली एक्सपेंडिचर्स होते हैं उनकी फुलफिलमेंट इसी फंड के थ्रू गवर्नमेंट करती है और इसके लिए अप्रूवल की, पार्लियामेंट से अप्रूवल की ज़रूरत नहीं पड़ती कंसोलिडेटेड फंड से पैसा निकालने के लिए। लेकिन कंटिंजेंसी फंड की बात करें, जो हमें सडन एक्सपेंडिचर करने होते हैं, इनके लिए इनको एक्सपेंडिचर को करने के बाद गवर्नमेंट को पोस्ट फैक्टो अप्रूवल लेना होता है पार्लियामेंट से। और यहाँ पर पब्लिक प्रोविडेंट फंड की बात करें, यहाँ से पैसा निकालने के लिए पार्लियामेंट्री अप्रूवल्स की नीड यहाँ पे गवर्नमेंट को नहीं होती। ऑडिटिंग की बात करें, ये भी कैग के द्वारा की जाती है। सेकंड वाला कंटिंजेंसी फंड की भी कैग के द्वारा की जाती है। ऑडिटिंग यहाँ पे
उस तरीके की जैसी पहले और दूसरे फ़ंड में ज़रूरत थी, उस तरीके की जो पार्लियामेंट्री स्क्रूटिनिटी की बात करें वैसी यहाँ पे ज़रूरत नहीं होती है पीपीएफ के मामले में। इनसे रिलेटेड आर्टिकल्स को आप याद रखेंगे, 266(1) फॉर कंसोलिडेटेड फंड, 266(2) फॉर पीपीएफ एंड कंटिजेंसी फंड के लिए 267 आर्टिकल नंबर। क्वेश्चन नंबर 42, शास्त्रीय सिद्धांत में संतुलित उत्पादन और रोजगार निम्नलिखित द्वारा निर्धारित होते हैं। क्लासिकल जो थियरी है उसके अकॉर्डिंग इक्विलिब्रियम आउटपुट एम्प्लॉयमेंट कहाँ पे डिटरमाइंड होंगे, तो यहाँ पे अगर क्लासिकल्स की बात करें वो मनी सप्लाई और इंटरेस्ट रेट के बारे में बात नहीं करते। गवर्नमेंट स्पेंडिंग की बात कीन्स करते हैं। एग्रीगेट डिमांड की बात भी कीन्स ने ही बताई थी आउटपुट एम्प्लॉयमेंट के मामले में कि एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई जहाँ पे इक्वल होंगे वहाँ पे अपना इक्विलिब्रियम रेट हमें मिल जाएगा आउटपुट का, एम्प्लॉयमेंट का। यहाँ से जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो होगा प्रोडक्शन फंक्शन एंड लेबर सप्लाई। लेबर की डिमांड सप्लाई के बेसिस पर इक्विलिब्रियम आउटपुट एम्प्लॉयमेंट डिसाइड होते हैं अकॉर्डिंग टू क्लासिकल्स। तो उत्पादन, फलन और श्रम की पूर्ति डिसाइड करेगी कि संतुलित उत्पादन रोजगार का स्तर कितना होगा। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो ये अपना प्रोडक्शन फंक्शन है जिसके बेसिस पर हमें आउटपुट मिल जाएगा। आउटपुट का डिसीजन किसके बेसिस पर होगा, क्लासिकल्स के अकॉर्डिंग। यहाँ पैनल बी और सी को ध्यान से देखें तो एम्प्लॉयमेंट और आउटपुट का जो डिसीजन होगा वो लेबर की डिमांड और सप्लाई के बेसिस पर, और वी कैन से प्रोडक्शन फंक्शन के बेसिस पर हमें आउटपुट इक्विलिब्रियम में जो आउटपुट देखने को मिलेगा और एम्प्लॉयमेंट देखने को मिलेगा वो हमें इनके बेसिस पर मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 43, HDI 3 आयामी सूचकांक यानी 3 सूचकांक होते हैं। उन तीनों सूचकांकों का एक पहला उनमें से एक लंबा और स्वस्थ जीवन, ज्ञान तक पहुंच और एक उचित जीवन स्तर, ये 3 हमारे इंडेक्स हैं। 3 आयाम है, 3 डायमेंशंस हैं। पहला था लंबा और स्वस्थ जीवन, दूसरा था ज्ञान तक पहुंच और तीसरा हमारा इंडेक्स था एक ऊंचा जीवन स्तर। इन सभी का कैसा है, इन सभी का एक ज्योमेट्रिक मीन है। यहाँ से करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर डी। HDI की बात करें 3 डायमेंशनल इंडिसेस होती हैं। इन तीनों इंडिसेस का ज्योमेट्रिक मीन निकल करके हमारा HDI फॉर्मूला, HDI स्कोर निकल कर आता है। ये 3 इंडेक्स कौन से हैं, लॉन्ग और हेल्दी लाइफ वाला इंडेक्स, एक्सेस टू नॉलेज वाला इंडेक्स एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, इसको हम इनकम इंडेक्स भी बोल देते हैं। इन तीनों का हम ज्योमेट्रिक मीन निकालते हैं। यहाँ पे हमारा पहला इंडेक्स होगा लॉन्गिटिविटी वाला, फिर हमारा हेल्थ वाला होगा, फिर हमारा एजुकेशन वाला होगा। इन तीनों का ज्योमेट्रिक मीन निकाल करके हम HDI का स्कोर निकालते हैं। अब किसी स्पेसिफिक कंट्री की जो भी लाइफ एक्सपेक्टेंसी है उसके बेसिस पर लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स की वैल्यू निकालते हैं हम। उस स्पेसिफिक कंट्री की लाइफ एक्सपेक्टेंसी में से माइनस करते हैं 20 को, जो कि मिनिमम है, और मैक्सिमम रेंज 85 होती है लाइफ एक्सपेक्टेंसी की, और 20 हमारी मिनिमम एक्सपेक्टेंसी होती है। इनको अब इसका जो आंसर आएगा उसके थ्रू हमें अपने लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स की वैल्यू निकल करके आ जाएगी। अब एजुकेशनल इंडेक्स के लिए हम मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग एंड एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग, इन दोनों इंडेक्सेस की वैल्यू को जोड़कर 2 से डिवाइड करते हैं। मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग कैसे निकालते हैं और एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग कैसे निकालते हैं। मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग निकालने के लिए उस पर्टिकुलर कंट्री की जितना भी मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग निकल कर आता है उसको हम 15 से डिवाइड करते हैं, और एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग के लिए उस पर्टिकुलर कंट्री की एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूल को हम 18 से डिवाइड करते हैं, तब हमें एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग इंडेक्स निकल करके आ जाता है। ऐसा करने के बाद इनकम इंडेक्स के लिए हम क्या करते हैं, उस पर्टिकुलर कंट्री की जो भी GNI पर कैपिटा होती है उसमें से हम 100 माइनस करते हैं, जो कि हमारी मिनिमम लिमिट है। मैक्सिमम लिमिट में से मिनिमम लिमिट को माइनस करते हैं डिनोमिनेटर में, तो हमारा इनकम इंडेक्स निकल कर आता है। अब इन तीनों इंडेक्सेस की वैल्यू के निकल जाने के बाद इन तीनों का हम ज्योमेट्रिक मीन निकालते हैं। हम इन तीनों वैल्यूज़ को यहाँ पे लिखते हैं मल्टीप्लाई के साथ, फिर जो इनका ज्योमेट्रिक मीन करने के बाद जो वैल्यू निकल कर आती है वही हमारा HDI स्कोर होता है। क्वेश्चन नंबर 44, 2022 में हस्ताक्षरित ऐसा कौन सा समझौता था जो भारतीय सेवा प्रदाताओं को 160 सेवा उपक्षेत्रों में से 100 ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर निर्यात करने का मौका देता है भारतीयों को, और साथ ही साथ UAE की बात करें तो UAE को ने भारत को 160 उपक्षेत्रों में से 111 का निर्यात करने की पेशकश की है। यानी भारत ने UAE को 100 क्षेत्रों में निर्यात करने का मौका दिया है इस समझौते के तहत, और UAE ने हमें 111 क्षेत्रों में निर्यात करने की पेशकश की है। तो ये एग्रीमेंट साइन होता है 2022 में। दिस एग्रीमेंट प्रोवाइड्स इंडियन सर्विस प्रोवाइडर्स द अपॉर्चुनिटी टू एक्सपोर्ट 100 आउट ऑफ 160 subsectors, and UAE has offered export 111 out of 160 subsectors to India.
इस पर्टिकुलर एग्रीमेंट का नाम है इंडिया यूएई के बीच में हुआ था सेपा। 2021 से लेकर के 2026 के बीच में इंडिया ने मल्टीपल एग्रीमेंट्स किए, ट्रेड एग्रीमेंट्स। इन सभी एग्रीमेंट्स को भी देखेंगे और साथ ही साथ इस एग्रीमेंट से रिलेटेड डिटेल्स देखेंगे। अब ये हमारे रीसेंट ट्रेड एग्रीमेंट्स हैं। इंडिया ने अलग अलग जो कंट्रीज़ हैं उनके साथ किए थे। जैसे 2021 में शुरुआत होती है मॉरिशियस के साथ, उसके बाद यूएई के साथ 2022 में। सिर्फ ईयर वाइज भी अगर हम याद कर लेते हैं कि इंडिया ने किस ईयर किस कंट्री के साथ एग्रीमेंट किया। ऑस्ट्रेलिया के साथ 2022 में, न्यूजीलैंड के साथ 2025 में, ओमान के साथ भी 2025 में। तो ईयर वाइज अगर आप याद कर लेते हो कि यूनाइटेड किंगडम, ओमान, यूएई, न्यूजीलैंड, इन तीनों के साथ 2025 में एग्रीमेंट किया इंडिया ने। और ये किस तरीके के एग्रीमेंट्स थे? जैसे न्यूजीलैंड के साथ एफटीए था, ओमान के साथ सेपा था, और साथ ही साथ जो अभी हमारे पेपर में पूछा गया वो भी सेपा है, कम्प्रीहेंसिव एग्रीमेंट है। और यहाँ पे मोस्ट रिसेंट है हमारा यूरोपियन यूनियन के साथ जो किया था 2026 में, ये कंक्लूड हुआ है ये एग्रीमेंट। और उसके बाद सेकेंड जो लेटेस्ट है वो है अपना एफ्टा नेशन के साथ, आइसलैंड आ जाएगा इसके अंदर, नॉर्वे, स्विट्ज़रलैंड, ये 2024-25 का है। और ये TEPA है, सेपा नहीं है, ये टेपाई। अलग अलग टाइप के एग्रीमेंट्स हुए हैं। इन एग्रीमेंट का नाम और ईयर और कंट्रीज़ को एसोसिएट करके हमें याद रखना है, ईयर्स को। अब कम्प्रीहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट की बात करें, सेपा, जिसको हमने 2022 में यूएई के साथ साइन किया था, फरवरी 18, 2022 को। सर्विस सेक्टर की बात करें, इंडिया ने ऑफ़र किए अपने 100 सर्विस सब सेक्टर्स यूएई के लिए, और यूएई ने हमें ऑफ़र किए हैं 111 सब सेक्टर्स, इंडिया को ऑफ़र किए हैं। इसकी सिग्निफिकेंस क्या है कि इस 100 बिलियन, सबसे पहले तो ये पहला बायलैटरल ट्रेड है, जो ट्रेड एग्रीमेंट है जो कि इंडिया ने किसी भी मिडिल ईस्ट कंट्री के साथ किया है। और इस बायलैटरल ट्रेड से हमें अगले आने वाले 5 साल के अंदर अंदर 100 बिलियन तो हमारा ट्रेड इन सर्विस इंक्रीज़ हो जाएगा, और 15 बिलियन, 100 बिलियन ट्रेड इन गुड इंक्रीज़ होगा, और 15 बिलियन हमारा ट्रेड इन सर्विसेज इंक्रीज होकर के हमें मिलेगा बिकॉज ऑफ दिस बायलैटरल एग्रीमेंट। इसका इम्पैक्ट क्या देखने को मिलेगा? 19% जो इंडिया के एक्सपोर्ट है, पर्टिकुलरली वे एक्सपोर्ट्स जिनमें हमारा लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज़ होती है, जैसे कि जेम्स एंड ज्वेलरी, टेक्सटाइल, लेदर, इंजीनियरिंग की जो गुड्स होती हैं, उन सभी के लिए एक हमें प्रेफरेंशियल मार्केट की एक्सेस हो चुकी है इस एग्रीमेंट की वजह से। क्वेश्चन नंबर 45, यदि किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रा पूर्ति का कुल मूल्य 4 लाख करोड़ है और उच्च शक्ति मुद्रा का मूल्य 2 लाख करोड़ है, तो मुद्रा गुणक की जो कीमत है, वैल्यू है, वो कितनी होगी? सबसे पहले अगर हम बात करें मनी मल्टीप्लायर की, वो फॉर्मूला होगा अपना मनी सप्लाई, जिसको हम M3 के रूप में जानते हैं, और नीचे हम रखते हैं हाई पावर्ड मनी, जिसको हम M0 के नाम से जानते हैं, बेस मनी के नाम से भी जानते हैं। तो मनी मल्टीप्लायर का फॉर्मूले के अंदर जब वैल्यूज़ को पुट करते हैं, मनी सप्लाई जो कि हमें 4 गिवन है, और बेस मनी या हाई पावर्ड मनी हमें 2 लाख करोड़ हमें गिवन है। सोल्व करेंगे, आंसर आएगा 2, यानी मनी मल्टीप्लायर की वैल्यू यहाँ से हमारी 2 निकल कर आएगी, ऑप्शन नंबर बी। जबकि हमें क्या गिवन था? हमें वैल्यू ऑफ हाई पावर्ड मनी गिवन थी, और हमें मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी, जिसको हम M3 के नाम से जानते हैं, वो हमें गिवन थी। इस फॉर्मूले के हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, मनी मल्टीप्लायर इज इक्वल टू मनी सप्लाई अपॉन हाई पावर्ड मनी और H। क्वेश्चन नंबर 46, कुछ इनपुट्स में अन्य स्थिर इनपुट्स की तुलना में वृद्धि की जाए, प्रौद्योगिकी की एक निश्चित अवस्था रहे, उत्पादन बढ़ाएगी, लेकिन एक बिंदु के बाद ये जो इनपुट्स आपने यूज़ करी हैं, ये अतिरिक्त इनपुट की उस मात्रा से प्राप्त अतिरिक्त उत्पादन हमारा धीरे धीरे कम हो जाएगा। शुरू में तो ये उत्पादन को बढ़ाएंगी, लेकिन धीरे धीरे उत्पादन कम होने लगेगा। जैसे शुरू में टीपी इंक्रीजिंग रेट से, फिर डिक्रीजिंग रेट से, और फिर गिरने लगेगा। यानी ये हमारे डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न्स की बात कर रहे हैं कि आपके रिटर्न्स लो वेरिएबल प्रोपोर्शन की बात की गई है, और ये डायरेक्टली उसी चैप्टर से एक स्टेटमेंट उठाई गई है, HL आहूजा बुक से। ये डेफिनेशन पॉल ए सैमुअल्सन की डेफिनेशन है, जिसको यहाँ पे डायरेक्टली लिखा गया है। ये स्क्रीनशॉट है HL आहूजा बुक का, जिसमें ये मेंशन है कि सैमुअल्सन और अदर जो नोबल लॉरिएट्स हैं वे किस तरीके से लिखते हैं लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन को। एन इंक्रीज इन सम इनपुट्स रिलेटिव टू अदर फिक्स इनपुट्स विल इन अ गिवन स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी कॉजेज आउटपुट टू इंक्रीज, बट आफ्टर पॉइंट ऑफ time the extra output resulting from the same additions of extra input will become less and less. So this was the statement. इसके ऊपर जो स्टिगलर की लिखी हुई है उसको भी हम याद रख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुल्कों के व्यापार संतुलन पर क्या प्रभाव पड़ेंगे? यानी शुल्क लगा दिया आपने व्यापार के संतुलन के ऊपर, यानी आपका BOT है, BOT के ऊपर क्या असर देखने को मिलेगा अगर आपने टैरिफ इम्पोज कर दिया है तो उसका। द बैलेंस ऑफ ट्रेड इफेक्ट ऑफ टैरिफ्स रिजल्ट इन, क्या रिजल्ट देखने को मिलता है? टैरिफ लगने से आपके जो एक्सपोर्ट की क्वांटिटी है क्या वो बढ़ जाती है?
रिडक्शन इन द लेवल ऑफ इंपोर्ट, ये करेक्ट होगा। जैसे ही टैरिफ आप इंपोर्ट के ऊपर, जनरली हम टैरिफ इंपोर्ट्स के ऊपर ही लगाते हैं, इसीलिए जब इंपोर्ट के ऊपर टैरिफ लगेगा वो महंगे हो जाएंगे, जिससे इंपोर्ट का लेवल और द क्वांटिटी ऑफ इंपोर्ट विल रिड्यूस। यहाँ से करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी कि आयात के स्तर में कमी होगी, ना ही घरेलू खपत में कमी आएगी डायरेक्टली, ना ही लोअर गवर्नमेंट की रेवेन्यू में हमें किसी तरीके की कमी देखने को मिलेगी, बल्कि गवर्नमेंट का रेवेन्यू तो बढ़ेगा, क्योंकि जब टैरिफ इंक्रीज़ होता है तो वो गवर्नमेंट के रेवेन्यू जनरेट होते हैं उससे। और एक्सपोर्ट की क्वांटिटी हम जनरली इंपोर्ट के ऊपर ही टैरिफ को लगाते हैं, तो यहाँ से ऑप्शन बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 48, सीमांत उपयोगिता ह्रास का जो नियम है ये दर्शाता है कि सीमांत उपयोगिता का जो वक्र होता है वो तृप्ति बिंदु के बाद ही नेगेटिव ढलान वाला होता है, नीचे की तरफ ढलान वाला होता है। इनकरेक्ट, मार्जिनल यूटिलिटी हमारी लगातार गिरती रहती है। एडिशनल, जैसे जैसे हम अपनी यूनिट्स को बढ़ाते हैं, कंजम्पशन की यूनिट को बढ़ाते हैं, वैसे वैसे हमारी मार्जिनल यूटिलिटी उससे मिलने वाली रिड्यूस होती रहती है। तो ये कहना कि सिर्फ अपने सैचुरेशन के पॉइंट को अचीव करने के बाद ही हमारी यूटिलिटी गिरती है, ऐसा कहना गलत हो जाएगा। ढलान नीचे की ओर होती है, एमयू का ढलान, मार्जिनल यूटिलिटी का ढलान नीचे की तरफ होता है, जो कुल उपयोगिता वक्र के अवतल होने के समान है। ये यहाँ से करेक्ट होगा कि जब आपकी जो मार्जिनल यूटिलिटी नीचे की तरफ गिरती है, इसका मतलब आपका जो टीयू है वो कॉनकेव है, वो स्टार्टिंग से ही डिक्रीजिंग रेट से इंक्रीज़ होता है, और इसके नेगेटिव होने के बाद जो ये नीचे वाला पोर्शन है, जब अपनी एमयू नीचे चली जाती है तो जो ये नेगेटिव वाला पोर्शन है नीचे वाला, एमयू का नेगेटिव होना ये डिनोट करता है कि आपकी टीयू की जो सैचुरेशन पॉइंट, जब यहाँ पे हमारा एमयू 0 है तो हमें सैचुरेशन पॉइंट मिलता है, और जब हमारा एमयू ये नेगेटिव हो चुका है, ये वाला पोर्शन नेगेटिव होने का मतलब हमारी टीयू डिक्रीज़ होने लग रही है, टोटल यूटिलिटी डिक्रीज़ हो रही है। यानी टीयू का कॉनकेव शेप का होना, टीयू का उल्टे यू आकार के होने का मतलब ही ये है कि आपका एमयू लगातार गिर रहा है। यहाँ से करेक्ट ऑप्शन बी होगा। थर्ड ऑप्शन इनकरेक्ट होगा, क्योंकि उपभोग की गई सभी इकाइयों में स्थिर रहता है एमयू। क्या एमयू हमारा इस तरीके से कांस्टेंट रहता है? इनकरेक्ट हो गया। बढ़ती संतुष्टि के कारण ढलान ऊपर की ओर होता है। क्या हमारी मार्जिनल यूटिलिटी कंजम्पशन के बढ़ने के साथ साथ इंक्रीज होती है? ये इनकरेक्ट हो जाएगा। तो ना तो ये कांस्टेंट रहता है, ना ही ये अपवर्ड स्लोपिंग होता है मार्जिनल यूटिलिटी, ना ही ये तब डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है जबकि आपका सैचुरेशन पॉइंट मिला आपको, बल्कि ये स्टार्टिंग से ही डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। इस सिचुएशन में करेक्ट ऑप्शन अपना बी होगा कि ये स्लोप डाउनवर्ड करता है, एमयू का स्लोप डाउनवर्ड होता है। ये इसके इक्विवेलेंट होता है कि आपकी टीयू कर्व कॉनकेव हो चुकी है। क्वेश्चन नंबर 49, पर्यावरणीय स्थिरता को अपने केंद्र में रखकर डब्ल्यूटीओ का पहला बहुपक्षीय समझौता है मत्स्य पालन सब्सिडी पर एक ऐतिहासिक समझौता नाम से। 2022 के अंदर ही ये रीसेंट अपना मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस थी जिसके अंदर इसको डिस्कस किया गया था। ये उसका टॉपिक था जिसमें हमने पहली बार एक मल्टीलेटरल एग्रीमेंट किया था जिसमें एनवायरनमेंट की सस्टेनेबिलिटी को कोर में रखते हुए ये एग्रीमेंट डब्ल्यूटीओ का था। ये पहला ऐसा एग्रीमेंट है जिसमें सस्टेनेबिलिटी, एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी को ध्यान में रखा गया था। और इसका टॉपिक क्या था? फिशरीज़ की जो सब्सिडीज़ दी जाती हैं। ऐसे ये एग्रीमेंट था जो बेस था कि जो फिशरीज़ को सब्सिडीज़ दी जाती है जिससे जो ओवर फिशिंग का जो मुद्दा है वो निकल कर आया था बाहर, तो उसको रोकने के लिए ये एग्रीमेंट किया गया था ताकि एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी की प्रैक्टिस की जा सके। अब कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंसेस की सीक्वेंस से लेकर के, इनको अरेंज करो इनके क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर्स में। तो पहली मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस से लेकर के जो मोस्ट रिसेंट होने वाली है मार्च में हुई कैमरून में 14th अपनी मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस। उसके बाद जो क्वेश्चन हमारा बना था इस 22 वाली से बना था। जिनेवा में ये हुई थी मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस नंबर 12। तो ये कहाँ पे हुई थी, इन प्लेस के नाम याद रखने ज़रूरी है कि पहली कब हुई थी, दूसरी कब, और 14 तक हमें याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 50, जनवरी 2015 में सीएसओ ने जो आधार वर्ष है उसको संशोधित किया। किस रूप में, किस साल को बदलकर किस नए वर्ष को आधार वर्ष के रूप में संशोधित किया था इन ईयर 2015। तो सीएसओ ने रिवाइज किया था बेस ईयर को फ्रॉम 2004-5 टू 2011-12। अभी तक रीसेंट 2026 तक ही हमारा यही चल रहा था 11-12, और 2026 के अंदर हमने सीएसओ ने जीडीपी को एस्टिमेट करने के लिए जो बेस ईयर है उसको चेंज करके 2022 टू 23 ये कर दिया है। और यही हमारा डब्ल्यूपीआई का भी बेस ईयर है, और सीपीआई का बेस ईयर की बात करें ये अपना 2024 है।
क्वेश्चन नंबर 51, भारत में योजना आयोग की स्थापना निम्नलिखित में से किसके माध्यम से की गई थी? प्लानिंग कमीशन इंडिया में इस्टेब्लिश हुआ था थ्रू कैबिनेट रेजोल्यूशन विदाउट लेजिस्लेशन, बिना किसी लेजिस्लेशन यानी इससे रिलेटेड किसी भी तरीके का जो अधिनियम है वो एक्ट पार्लियामेंट के अंदर इसको पास नहीं किया गया था, कोई एक्ट पास नहीं हुआ था इसको बनाने के लिए, बल्कि एक कैबिनेट बनी थी, उस कैबिनेट ने ऑर्डर दिया था, उस ऑर्डर के थ्रू हमारा प्लानिंग कमीशन इस्टेब्लिश हुआ था। और इसका मोटिव क्या था? जो अपने 5 ईयर प्लान्स थे, इन 5 ईयर प्लान्स को बनाने का काम इसको सौंपा गया था। अब यहाँ से करेक्ट ऑप्शन होगा अपना सेकंड। ना तो ये एक लेजिस्लेटिव बॉडी है, ना ही ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू बनी थी, तो ना ही ये पार्लियामेंट्री लेजिस्लेशन के थ्रू बनी हुई बॉडी है। इससे पहले हमने फाइनेंस कमीशन के बारे में पढ़ा। फाइनेंस कमीशन हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और आर्टिकल 280 के अंडर आती है फाइनेंस कमीशन। क्वेश्चन नंबर 52, लीड्स का पूर्ण रूप क्या है? लीड्स की फुल फॉर्म क्या है? ये लीड्स एक पर्टिकुलर इंडेक्स है जो कि नीति आयोग के द्वारा रिलीज़ किया जाता है। इसकी फुल फॉर्म है लॉजिस्टिक ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स, यानी अलग अलग स्टेट में जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है उसको लेकर कितनी इफिशियंसी आई है उससे रिलेटेड डाटा ये प्रोवाइड करता है। लॉजिस्टिक यानी ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट जो आती है। अब ये हमारी 13 अब जो रीसेंट रिपोर्ट है लीड्स की, जो मोस्ट रीसेंट रिपोर्ट है वो 2024 वाली है। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग हमारी 13 to 14% लॉजिस्टिक कॉस्ट आती है। अब हमारा टारगेट क्या है? इस कॉस्ट को एक सिंगल डिजिट में लेकर के आना है हमें, एक सिंगल डिजिट में इस कॉस्ट को हमें लेकर आना है, भारत की लॉजिस्टिक कॉस्ट को। अब ये जो पर्टिकुलर इंडेक्स है ये एक इंडिजीनियस डाटा ड्राइव किया जाता है इस इंडेक्स के थ्रू, जिसको लॉन्च किया था मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने। मैंने नीति आयोग गलत बता दिया था, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने इसको लॉन्च किया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 2018। ईयर हमें याद रखना है, लीड का ईयर क्या है? 2018। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? ये एक बेंचमार्क की तरह काम करेगा लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस को चेक करने के लिए अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। इसकी मैथडोलॉजी की बात करें तो वर्ल्ड बैंक का जो इंडेक्स है LPI लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स, जिसके अंदर इंडिया की लगातार पिछले कई साल से 38 रैंक बन रही है, रीसेंट रैंक भी इंडिया की 38 है, उसी से इंस्पायर्ड होकर के इसको बनाया गया है, जो कि हमारे कुछ पैरामीटर के ऊपर बेस है, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर, सर्विस एंड द रेगुलेटरी एनवायरनमेंट। क्लासिफिकेशन की बात करेंगे अलग अलग एरिया के हिसाब से, जैसे हिली एरिया के लिए अलग से अचीवर स्टेट, अलग से फास्ट मूवर और अलग से एस्पायर जो स्टेट्स हैं उनको हमें बताएगा, और अलग कोस्टल एरिया के लिए अलग से अचीवर स्टेट को, फास्टर मूवर को, एस्पायरर को हमें बताएगा। तो ये 3 कैटेगरीज के अंडर अलग अलग रीजन के हिसाब से अलग अलग स्टेट को, यूटीज़ को क्लासीफाई करने का काम करता है लीड्स इंडेक्स। और इसकी कौन सी मिनिस्ट्री है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। क्वेश्चन नंबर 53, डैश में हाल के अवलोकन यानी जो रीसेंट अवलोकन होती है, ऑब्जर्वेशंस होती हैं, उनको पूर्वानुमानों में पुराने अवलोकनों की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक महत्व दिया जाता है। ऐसी कौन सा मेथड इन सभी में से जिसको पुराने अवलोकनों की तुलना में जो हाल ही के अवलोकन होते हैं, जो मोस्ट रीसेंट ऑब्जर्वेशंस होती हैं, उनको अधिक वेट देने का काम किया जाता है? यहाँ से ऑप्शन बी करेक्ट होगा, एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग या फिर घातांकीय समतलीकरण मेथड ऐसा है जिसके अंडर जो मोस्ट रीसेंट ऑब्जर्वेशन होंगी, जो सबसे ज़्यादा रिसेंटली जिनको कलेक्ट किया गया है, उन ऑब्जर्वेशंस को रिलेटिवली हाई वेट दिया जाएगा, और जो पुरानी ऑब्जर्वेशंस हैं उनको कम वेट या फिर उनके कंपैरिजन में कम वेट दिया जाएगा रीसेंट के कंपैरिजन में। बोक्स जेंकिंस एरिमा मॉडल की बात करें, ये ऑटो कोरिलेशन को चेक करने का मेथड है। सिंपल एवरेज मेथड में सभी ऑब्जर्वेशन इधर दे आर ओल्डर और रीसेंट, उनको सेम वेट दिया जाता है। मूविंग एवरेज मेथड की बात करें, इसमें पुराने वालों का जो वेट है वो 0 रहता है, ऑलमोस्ट फिक्स रहता है, और नई वाली ऑब्जर्वेशन को एक फिक्स वेट दिया जाता है, ना कि बढ़ा हुआ। क्वेश्चन नंबर 54, ISLM मॉडल के अनुसार कर की दरों में वृद्धि होने से स्थानांतरित होना चाहिए। क्या LM स्थानांतरित होगा या IS? जब कर की दर में वृद्धि की जाएगी, करों में वृद्धि होने का मतलब है, हम गुड मार्केट की बात करें जहाँ पे गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर आता है, तो एग्रीगेट डिमांड हमारी कम हो जाती है करों में वृद्धि होने से। IS कर की इक्वेशन की बात करें, इस इक्वेशन में जो वर्टिकल इंटरसेप्ट होता है हमारा, वो वाला पोर्शन टैक्सेस को शो करता है। तो वर्टिकल इंटरसेप्ट हमारा ऊपर से नीचे की तरफ आ जाएगा जब हमारे टैक्सेस इंक्रीज़ होंगे, तो टैक्सेस के इंक्रीज़ होने से IS कर्व हमारा डाउनवर्ड नीचे की तरफ, या फिर हम कहें लेफ़्ट साइड शिफ्ट हो जाएगा। IS वक्र बाईं ओर हमारा स्थानांतरित होगा जब हमारे टैक्सेस इंक्रीज़ होंगे, शिफ्ट देखने को मिलेगी हमें IS कर्व में लेफ्टवर्ड। क्वेश्चन नंबर 55,
सरकार के विभिन्न स्तरों द्वारा, सरकार के अलग अलग लेवल होते हैं, लोकल लेवल और सेंट्रल लेवल, तो उनके द्वारा प्रदान की जा रही सार्वजनिक सेवाएं केवल तब प्रदान की जाती हैं जब वे लाभकारी होती हैं, लाभ उत्पन्न करती हैं। इनकरेक्ट हो जाएगा, सरकार प्रॉफिट को नहीं देखती। प्रोवाइडेड ओनली व्हेन द जनरेट प्रॉफिट, नो, गवर्नमेंट जो सर्विसेज प्रोवाइड करती है उनकी एवरेज में प्रॉफिट को चेक नहीं करती, केवल लागत प्रभावशीलता के आधार पर निर्धारित नहीं होती हैं। यहाँ से नोट डिसाइडेड ऑन कॉस्ट इफेक्टिवनेस बेसिस अलोन, यहाँ से ये ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये सरकार लागत और लाभ को के अंतर को चेक नहीं करती, जबकि कोई प्राइवेट सर्विस प्रोवाइडर होगा वो ये चेक करेगा कि उसकी कॉस्ट कितनी है, बेनिफिट कितना है। तो अगर हम सार्वजनिक वस्तुओं की बात करें उस मामले में, पब्लिक गुड के केस में हम कॉस्ट इफेक्टिवनेस को हमारी गवर्नमेंट चेक नहीं करती। और भी बहुत सारे मोटिव होती है जिनको ध्यान में रखकर सरकार को जो पब्लिक सर्विसेज होती हैं वो प्रोवाइड करनी होती हैं। बेस्ड ऑन सोनली कॉस्ट इफेक्टिवनेस नहीं, कॉस्ट इफेक्टिविटी के ऊपर ये बेस्ड नहीं होती हमारी गवर्नमेंट सर्विसेज। ऑफर्ड थ्रू कम्पिटिटिव मार्केट बाइडिंग, प्रतिस्पर्धा बाजार निविदा के माध्यम से प्रदान की जाती हैं। तो ये इनके लिए किसी तरीके की मार्केट तो होती नहीं है, तो ये डिमांड सप्लाई की फोर्सेस के थ्रू प्राइस डिसाइड करके इनको प्रोवाइड नहीं किया जा सकता। तो डी ऑप्शन यहाँ से इनकरेक्ट हो जाएगा। करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 56, स्थिर अवस्था पूंजी स्टॉक तब होता है जब, यानी स्टडी स्टेट जो कैपिटल स्टॉक है वो कब अकर होता है। स्टडी स्टेट का मतलब सोलो के मॉडल से ये हमारा क्वेश्चन बना है, और ये क्या पूछ रहा है कि स्टडी स्टेट कब अचीव होती है। जब डेल्टा के की वैल्यू हमारी 0 के इक्वल होती है तब हमें स्टडी स्टेट कैपिटल स्टॉक अकर हो जाता है। डेल्टा के का मतलब 0 होने का मतलब क्या है, डेल्टा के इज इक्वल टू सेविंग विच इज़ फंक्शन ऑफ कैपिटल माइनस डेप्रिशिएशन ऑफ कैपिटल। इसको हम सेविंग जिसको आपने कैपिटल खरीदने में लगा दिया, इसको हम इन्वेस्टमेंट भी बोल सकते हैं। इन्वेस्टमेंट माइनस डेप्रिशिएशन ऑफ कैपिटल, जब ये दोनों का जो डिफरेंस है वो 0 के इक्वल आ जाए, यानी डेल्टा के की वैल्यू 0 होने का मतलब क्या है, डेल्टा के की वैल्यू 0 होने का मतलब स्टडी स्टेट अचीव हो जाना। और ये कब 0 के इक्वल आती है, जब आपका इन्वेस्टमेंट और आपका डेप्रिशिएशन इन दोनों की वैल्यू सेम होती है, तब डेल्टा के की वैल्यू हमारी 0 निकल कर आती है। यहाँ से राइट ऑप्शन होगा अपना स्टडी स्टेट के लिए इन्वेस्टमेंट का डेप्रिशिएशन के इक्वल होना ज़रूरी है। निवेश और मूल्यह्रास जब एक दूसरे के बराबर हो जाते हैं तब हमें स्थिर अवस्था प्राप्त हो जाती है पूंजी के स्टॉक की। क्वेश्चन नंबर 57, लिंग संबंधी विकास सूचकांक जीडीआई और लिंग सशक्तिकरण माप जीईएम मानव विकास रिपोर्ट में किस वर्ष जोड़े गए थे। तो 1995 के अंदर इन दोनों इंडेक्सेस को, जेंडर रिलेटेड डेवलपमेंट इंडेक्स हो या फिर जेंडर एम्पावरमेंट मेजर हो, इन दोनों इंडेक्सेस को जोड़ा गया था 1995 में जीडीआर के अंदर। अगर 2010 की बात करें, 2010 में जोड़ा गया था अपना जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स जीआईआई को जोड़ा गया था एचडीआर के अंदर, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट के अंदर जीआईआई को 2010 में जोड़ा गया था। अभी हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 58, पहली बार जून 1997 में गरीबों और गैर गरीबों के लिए एक विभेदक मूल्य नीति अपनाई गई थी जिसे खालिस्तान का नाम दिया गया था। यानी पहली बार एक डिफरेंशियल प्राइस पॉलिसी अडॉप्ट की गई थी 1997 से पहले। क्या होता था, जून 1997 से पहले चाहे पुअर हो या नॉन पुअर हो, सभी के लिए एक यूनिवर्सल रेट होती थी और उसी रेट के ऊपर उनको जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के थ्रू जो अनाज दिया जाता था वो प्रोवाइड किया जाता था। लेकिन 1997 के अंदर टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के आने के बाद जो फूड मिलता है वो गरीबों को अलग रेट पर और नॉन गरीब यानी जो नॉन पुअर हैं उनको अलग रेट पर मिलता है। तो ये सिस्टम था टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ये अपना टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के बारे में है कि 1997 से पहले क्या था और बाद में क्या था। उससे पहले यूनिवर्सल रेट थी, बाद में इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया गया, 2 टियर बना दिया गया सब्सिडी की रेट को। हमारे 2 तरीके के बेनिफिशियरीज हो गए, एक जो बिलो पॉवर्टी लाइन वाले हैं, दूसरे जो अबो पॉवर्टी लाइन वाले। गरीबी रेखा से ऊपर वालों के लिए अलग रेट और गरीबी रेखा से नीचे वालों के लिए अलग से रेट थी। यहाँ पे जो अदर ऑप्शंस थे हमारे सामने वो थे अंत्योदय अन्न योजना। यहाँ से अंत्योदय अन्न योजना की बात करें, यहाँ से क्वेश्चन ये करके बनता है कि पुअरेस्ट ऑफ द पुअर इस टैगलाइन के साथ कौन सी योजना आई थी। तो अंत्योदय अन्न योजना इस टैगलाइन के साथ आई थी। दिसंबर 2000 के अंदर इसको लॉन्च किया गया था और बीपीएल ग्रुप के अंदर इसको पुअरेस्ट ऑफ द पुअर, बीपीएल के अंदर भी जो गरीबों में सबसे गरीब हैं उसको टारगेट करना इसका मोटिव था। रिवैम्प पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की बात करें, इसको लॉन्च किया गया था 1992 में। इसका फोकस था पीडीएस बेनिफिट, जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सर्विसेज हैं सिस्टम है, इसके जो बेनिफिट्स हैं उसको रिमोट एरिया तक, जैसे जो अपने ट्राइबल एरियाज़ हैं, हिली एरियाज़ हैं, वहाँ तक इस पीडीएस सिस्टम के बेनिफिट्स को ट्रांसफ़र करना।
ना कि गरीब और गैर अमीर को छाट कर फिर उनके लिए अलग अलग रेट डिसाइड करना। इसका रीवैम्प पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन का रीवैम्प पीडीएस का मोटिव क्या था, सिर्फ जो रिमोट एरियाज़ में हमारे बेनिफिशियरीज़ हैं उन तक इस पीडीएस के बेनिफिट्स को पहुंचाना इसका मोटिव था। श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना राजस्थान की एक योजना है जिसमें पहले से प्रिपेयर्ड फूड को लो कॉस्ट पर प्रोवाइड किया जाता है, ना कि 1970 से रिलेटेड है। ये अपनी मोस्ट रिसेंट है, 2021 शायद 2021 से रिलेटेड ये योजना है। क्वेश्चन नंबर 59, सेंसेक्स बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के संवेदनशील सूचकांक की बात करें, सेंसेक्स की अगर हम बात करें, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज सेंसिटिविटी इंडेक्स जिसका नाम सेंसेक्स है, शॉर्ट में हम इसको सेंसेक्स बोल देते हैं, इसका जो बेस ईयर है उससे रिलेटेड यानी इसका आधार वर्ष हमसे पूछा गया है सेंसेक्स का क्या है, 1978। राइट ऑप्शन होगा 1978 एंड 79। दिस इज द बेस ईयर ऑफ सेंसेक्स। अगर हम उस नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का जो इंडेक्स है निफ्टी 50 उसकी बात करें, निफ्टी का जो बेस ईयर है वो है 1995। 1978-79 ये था अपना बॉम्बे का जो स्टॉक एक्सचेंज है, BSE का जो सेंसिटिविटी इंडेक्स है जिसको हम सेंसेक्स के नाम से जानते हैं, इसका जो बेस ईयर है वो है अपना 1978-79 और इस बेस ईयर की वैल्यू को हम 100 लेके चलते हैं। और NSE का जो बेस ईयर है इस बेस ईयर की वैल्यू को हम 1000 लेके चलते हैं। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स है। इसकी इस्टेब्लिशमेंट 1875 में हुई थी और 1875 में जब ये इस्टेब्लिश हुआ तो इस नाम से इस्टेब्लिश हुआ था, द नेटिव शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर एसोसिएशन के नाम से 1875 में इस्टेब्लिश हुआ था। इंडिया का सबसे पहला स्टॉक एक्सचेंज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है और सबसे पुराना है एशिया का BSE। ये इसकी हिस्ट्री है, ये कहाँ पे कैसे इस्टेब्लिश किया था। गुजराती और जो पारसी थे स्टॉक ब्रोकर्स वो गैदर हुए थे एक बनियान ट्री के ऊपर, बनियान ट्री के नीचे बॉम्बे में टाउन हॉल के एरिया है जो वहाँ पर इसको बनाया गया था। अभी रिसेंटली BSE का जो CEO है वो है सुंदर रामन रामामूर्ति और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का CEO आशीष चौहान है। और इसके बेस ईयर की बात करें सेंसेक्स की, बेस ईयर हो जाएगा 1978-79 और इसके फाउंडर की बात करें बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के तो प्रेमचंद रायचंद इसके फाउंडर्स हैं। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की बात करें, बेस ईयर 1995 है इसके इंडेक्स का, और इसका जो इंडेक्स है निफ्टी 50 वो किस ईयर आया था, 1996 में। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का जो इंडेक्स था हमारा सेंसेक्स वो 1986 में आया था, 1986। ये हमारा 1996 में आता है। इसकी इस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी, बेस ईयर इसका 1995 है निफ्टी 50 का, और निफ्टी 50 हमारा बना था 1996 में। और NSE की बात करें, NSE इस पूरे एक्सचेंज को 1992 में बनाया गया था। पहला एक्सचेंज है जो कि इलेक्ट्रॉनिक है, फुल्ली इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करने वाला भारत के अंदर, वो पहला इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करने वाला एक्सचेंज है हमारा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। और इससे रिलेटेड ये है कि डेरिवेटिव में ट्रेडिंग और फ्यूचर्स में ट्रेडिंग इसने कब शुरू की थी, तो 2000 में इसने ट्रेडिंग शुरू की थी फ्यूचर एंड डेरिवेटिव्स में, और 2001 के अंदर ऑप्शंस के अंदर इसने ट्रेडिंग शुरू की थी इस पर्टिकुलर इंडेक्स ने। और करेंसी डेरिवेटिव की बात करें वो किस साल लॉन्च किए इन्होंने, 2008 में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने। ये इवेंट हिस्ट्री है, यहाँ से मल्टीपल टाइम क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने ऑप्शन में ट्रेडिंग, डेरिवेटिव में ट्रेडिंग और करेंसी डेरिवेटिव में ट्रेडिंग किस ईयर शुरू की। क्वेश्चन नंबर 60, हमें यहाँ पे 4 ऑप्शन गिवन है और हमें GDP एट MP निकालना है, GNP एट मार्केट प्राइस हमें निकालना है। सबसे पहला ऑप्शन आपको GDP दे रखा है, तो डोमेस्टिक को नेशनल बनाना है हमें। इस डोमेस्टिक को नेशनल बनाने के लिए हम इसमें नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड जोड़ देंगे, बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन ये फैक्टर कॉस्ट पे है, इसको आपने मार्केट प्राइस जो कि हमें चाहिए था उसमें आपने चेंज नहीं किया। फैक्टर कॉस्ट को मार्केट प्राइस बनाने के लिए हम क्या करते हैं, फैक्टर कॉस्ट में इनडायरेक्ट टैक्सेस को जोड़ते हैं और सब्सिडीज़ को घटा देते हैं, तो यहाँ पे वो सब मिसिंग है, इसीलिए ये इनकरेक्ट होगा। सेकंड, हमें GDP एट MP गिवन है, ठीक है, इसको हमने डायरेक्टली नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड जोड़ दिया तो हमारा DN में चेंज हो गया, ये करेक्ट है हमारा यहाँ से। GNP एट मार्केट प्राइस हमें गिवन है, GDP को अब D को N बनाने के लिए इसमें हमें डेप्रिसिएशन नहीं जोड़ना था बल्कि हमें इसमें नेट फैक्टर इनकम हमें जोड़ना था, तब ये करेक्ट हो जाता, ये भी इनकरेक्ट होगा। GNP एट मार्केट प्राइस हमें गिवन निकालना है, जिसके लिए हमने इन सबको जोड़ा है, C+I+G+X - M किया।
लेकिन हमने इसमें फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड नहीं जोड़ी, तो ये हमारा डोमेस्टिक ही रहेगा, ये नेशनल नहीं बनेगा। डी भी इनकरेक्ट होगा। यहाँ से करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 61, जब किसी सामान्य वस्तु का मूल्य बढ़ता है तो प्रतिस्थापन प्रभाव और आय प्रभाव, ये दोनों के दोनों क्या विपरीत दिशाओं में काम करते हैं, जिसमें आय प्रभाव हावी होता है? क्या आय प्रभाव हमारा ग्रेटर देन सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट होता है, और दोनों अलग अलग डायरेक्शन में, यानी एक बढ़ता है एक घटता है, क्या ऐसा देखने को मिलता है हमें? विपरीत दिशाओं में काम करते हैं? नहीं, दोनों सेम डायरेक्शन में काम करते हैं, ना कि अपोजिट डायरेक्शन में। इनकम इफेक्ट, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, नॉर्मल गुड के केस में दोनों ही इफेक्ट हमारे सेम डायरेक्शन में जाते हैं। दोनों एक दूसरे को मजबूत करते हुए मांग की मात्रा को कम कर देते हैं। कीमत के बढ़ने से मांगी गई मात्रा हमारी रिड्यूस हो जाती है, तभी हमारे सामान्य वस्तुओं के मामले में मांग का नियम लागू होता है। और ये दोनों ही इफेक्ट सेम डायरेक्शन में काम करते हुए एक दूसरे को मजबूत कर देते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। केवल प्रतिस्थापन कार्य करता है, ऐसा नहीं होगा। अब हम यहाँ से देखें, नॉर्मल गुड के केस में सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट नेगेटिव और इनकम इफेक्ट भी हमारा नेगेटिव देखने को मिलता है, दोनों सेम डायरेक्शन में, यानी दोनों ही नेगेटिव होते हैं। और इन दोनों के नेगेटिव होने की वजह से ओवरऑल प्राइस इफेक्ट भी नेगेटिव होता है। इसका मतलब प्राइस के बढ़ने से क्वांटिटी डिक्रीज हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 62, फिलिप्स कर्व किन दोनों के बीच में संबंध को दर्शाता है? तो फिलिप्स कर्व हमारा इन्फ्लेशन और बेरोजगारी, इन दोनों के बीच के रिलेशनशिप को शो करता है। इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, जब इन्फ्लेशन बढ़ती है, यहाँ पे इन्फ्लेशन और यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट कुछ रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक शेप का होता है। इन्फ्लेशन बढ़ती है तो अनएम्प्लॉयमेंट हमारी कम रह जाती है, और जब हमारी अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो जाती है तो ये हमारी रिड्यूस हो जाती है, इन्फ्लेशन। इन दोनों के बीच के नेगेटिव रिलेशनशिप को शो करता हुआ फिलिप्स कर्व हमें दिखता है। क्वेश्चन नंबर 63, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक घाटे का सही सूत्र है? हमें करेक्ट फॉर्मूला ढूंढना है प्राइमरी डेफिसिट का। प्राइमरी डेफिसिट का फॉर्मूला करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर ए। अगर हम राजकोषीय घाटे में से ब्याज का भुगतान हटा दें, फिजिकल डेफिसिट में से जो इंटरेस्ट की पेमेंट हमने की है उसको घटा देते हैं, तब जो हमारा डेफिसिट बच के आया वो हमारी गवर्नमेंट की फिजिकल हेल्थ को शो करेगा। गवर्नमेंट की करंट हेल्थ कैसी है, फिजिकल हेल्थ कैसी है, गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी को शो करेगा, फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी को, कि करंट नीड के लिए कितना लोन हमें चाहिए है। अगर हम पास्ट में जो लोन लिया था उसके लिए जो ब्याज का भुगतान करना है, उस ब्याज के भुगतान को इग्नोर करके चलें, तब जो घाटा बचेगा हमारे पास वो सिर्फ हमारे करंट एक्सपेंडिचर को शो करेगा। सरकार की करंट हेल्थ के बारे में हमें बताता है हमारा प्राथमिक घाटा। उसका सही फॉर्मूला होगा ऑप्शन नंबर ए, फिजिकल डेफिसिट में से इंटरेस्ट पेमेंट को रिड्यूस कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 64, उपभोक्ता संतुलन की गणितीय सूत्र दे रखा है हमें, MU फ्रॉम 1 यूनिट अपॉन प्राइस ऑफ फर्स्ट यूनिट इज इक्वल टू फर्स्ट गुड इज इक्वल टू MU ऑफ सेकेंड अपॉन प्राइस ऑफ सेकेंड इज इक्वल टू MU ऑफ थर्ड अपॉन प्राइस ऑफ थर्ड। अब यहाँ से हमें ये क्लियर है कि ये इक्वल होगा मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी के इक्वल, क्योंकि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी ये हमें कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस का फॉर्मूला दिख रहा है, जहाँ पे हम कंज्यूमर के इक्विलिब्रियम की बात कुछ इस तरीके से करते हैं। और कार्डिनल हमेशा मनी को एक मेजरिंग रोड के रूप में देखते थे, यूटिलिटी को नापने वाली एक मेजरिंग रोड के रूप में मनी को देखते थे। तो इस फॉर्मूले को हम MU ऑफ M के इक्वल पुट करेंगे, यानी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी के इक्वल होगा ये सब कुछ। ये MRS के इक्वल नहीं होगा, क्योंकि जो हमारे इंडिफरेंस कर्व वाला जो फॉर्मूला होता है इसके स्लोप को हम MRS बोलते हैं, IC कर्व के। और यहाँ पे MU ऑफ 1 अपॉन MU ऑफ 2 करते हैं। दो गुड की मार्जिनल यूटिलिटी का जो रेशो होता है वो प्राइसेस के रेशो के इक्वल होता, ना कि MU ऑफ M के इक्वल। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी के इक्वल नहीं होता, क्योंकि जो हमारे इंडिफरेंस कर्व वाला एनालिसिस है जो कि ऑर्डिनैलिटी के ऊपर बेस्ड है, ऑर्डिनैलिटी के अंदर मनी को एक मेजरिंग रोड के रूप में नहीं माना जाता, बल्कि MU ऑफ M भी हमारी चेंज होती रहती है, ऐसा ये वाला एनालिसिस मानता है। इसीलिए यहाँ पे MRS आंसर नहीं होता। करेक्ट आंसर होगा हमारा MU ऑफ M हमारे यहाँ से ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। MRS नहीं होगा, ना ही टोटल यूटिलिटी होगा, ना ही प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के इक्वल होगा। ये सब कुछ, ये पूरा फॉर्मूला हमारा इक्वल टू मुद्रा की सीमांत उपयोगिता के बराबर आएगा, क्योंकि ये फॉर्मूला कार्डिनैलिटी का है और कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस के अंदर हम इन सब को इक्वल टू MU ऑफ M रखते हैं, मुद्रा की सीमांत उपयोगिता के बराबर रखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 65, अभी यहाँ पे हमें असर्शन और रीज़न दे रखे हैं, कथन और उसका कारण दे रखा है। कथन नंबर 1 हमें क्या कहता है, नवीन बिल बाजार योजना 1970 में शुरू की गई थी। ये बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ से वास्तविक निर्यातकों, जो भी हमारे एक्सपोर्टर्स हैं, उनको उदारतापूर्वक ऋण देने के लिए जो ये सुविधा थी हमारी बिल योजना वाली, इसी को और विस्तारित किया गया था ताकि निर्यात बिलों को शामिल किया जा सके। ये जो बिल होते हैं उन बिल को डिस्काउंट करके लोन लेते हैं हमारे ये निर्यातक, तो इनके लिए इस सुविधा को, जो बिल बाजार योजना थी, इस सुविधा को विस्तारित किया गया था। ये करेक्ट है, लेकिन इंडिविजुअली ये दोनों करेक्ट हैं, लेकिन निर्यातकों के लिए इस बिल योजना को विस्तारित करना था, इसीलिए नवीन बिल योजना आई, ये इनकरेक्ट हो जाएगा यहाँ से। द न्यू बिल मार्केट स्कीम इंट्रोड्यूस 1970 बट टू प्रोवाइड लोन लिबरल टू जेन्युइन एक्सपोर्टर दिस फैसिलिटी वॉज एक्सटेंडेड। जो बिल मार्केट स्कीम थी उसको एक्सटेंड किया गया था, लेकिन वो एक्सटेंड करके न्यू बिल नाम से नहीं, बल्कि पहले ही इसको एक्सटेंड कर दिया गया था 1970 से पहले ही। तो ए और आर इंडिविजुअली करेक्ट हैं, लेकिन क्योंकि एक्सपोर्टर्स के लिए था इसीलिए ये लॉन्च की गई थी 1970 में, ये गलत हो जाएगा। लेकिन इंडिविजुअली दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। मार्केट, जो बिल मार्केट स्कीम थी उसको एक्सपोर्टर्स के लिए बाद में एक्सटेंड जरूर किया गया था, लेकिन 1970 वाली स्कीम जो न्यू बिल स्कीम है उस नाम से नहीं। अब यहाँ से अगर हम देखें, जो ओरिजिनल अपनी बिल मार्केट स्कीम थी 1952 में आई थी, जिसको बाद में एक्सटेंड किया गया था एक्सपोर्टर्स के लिए, ताकि वो भी अपने एक्सचेंज, जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज है उसको डिस्काउंट करा के लोन ले सकें इजीली। एक्सपोर्टर्स के लिए 1958 में ही इस वाली जो 52 वाली स्कीम थी इसको एक्सटेंड कर दिया गया था एक्सपोर्टर्स के लिए। लेकिन जो न्यू बिल मार्केट स्कीम थी 1970 वाली, वो RBI एक्ट के 17 सेक्शन के 2A सब सेक्शन के अंडर आती है। न्यू बिल मार्केट स्कीम नवंबर 1970 में इसको लॉन्च किया गया था, लेकिन एक्सपोर्टर्स के लिए नहीं, बल्कि एक्सचेंज, बिल ऑफ एक्सचेंज को ही फर्दर और इनके यूज़ को इनलार्ज करने के लिए, इनका ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ हो, क्रेडिट को क्रिएट करने के लिए, लोन देने के लिए, इसीलिए 1970 में इसको यूज़ किया गया था। तो यहाँ से करेक्ट होगा कि दोनों असर्शन रीज़न इंडिविजुअली करेक्ट है, लेकिन जो रीज़न है हमारा वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं देता असर्शन की। डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66, निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना मूल्यांकन की गैर छूट विधि है, यानी नॉन डिस्काउंटिंग मेथड। प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन के 2 मेथड्स होते हैं, डिस्काउंटिंग एंड नॉन डिस्काउंटिंग। इनमें से कौन सा नॉन डिस्काउंटिंग है। नॉन डिस्काउंटिंग मेथड को भी हम ट्रेडिशनल मेथड भी बोलते हैं, और जो हमारे डिस्काउंटिंग मेथड्स होते हैं उनको हम मॉडर्न मेथड बोलते हैं। मॉडर्न मेथड के अंडर हम स्टडी करते हैं प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स की, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न निकालना सीखते हैं और नेट प्रेजेंट वैल्यू भी सीखते हैं। तो ये तीनों हमारे मॉडर्न हो जाएंगे। ट्रेडिशनल या फिर हम नॉन डिस्काउंटिंग की बात करें, उसके अंडर हम स्टडी करते हैं अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न की। तो ये 2 हमारे मेथड थे, नॉन डिस्काउंटिंग एंड डिस्काउंटिंग मेथड, प्रोजेक्ट इवैल्यूएट करने के, प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन के। नॉन डिस्काउंटिंग की बात करें, इसके अंदर कंसीडर नहीं किया जाता मनी, टाइम वैल्यू ऑफ मनी को, सिर्फ टोटल प्रॉफिट को देखा जाता है। इसके अंदर हम स्टडी करते हैं अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न्स की और पे बैक पीरियड की। डिस्काउंटिंग मेथड की बात करें, डिस्काउंटिंग मेथड्स की बात करें, इन मेथड्स के अंडर कंसीडर किया जाता है टाइम वैल्यू ऑफ मनी को, और यहाँ पे फ्यूचर कैश फ्लो को डिस्काउंट किया जाता है उनकी प्रेजेंट वैल्यू के बेसिस पर। इसके अंदर हम 3 तरीके की स्टडी करते हैं, नेट प्रेजेंट वैल्यू की, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न की और प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स निकालना सीखते हैं, जो कि मॉडर्न मेथड्स हैं। क्वेश्चन नंबर 67, व्यापार चक्र अच्छे व्यापार की अवधि से बना है जिसकी विशेषता बढ़ती कीमतें, कम बेरोजगारी प्रतिशत है, और ख़राब व्यापार की अवधि से बना है जिसकी विशेषता गिरती कीमत और ऊंची बेरोजगारी प्रतिशत है। यह कथन किसके द्वारा दिया गया था। ये कथन था हमारा J.M. कीन्स का, जो कि अपना H.L. आहूजा की बुक में जो व्यापार चक्र वाला चैप्टर है, ट्रेड साइकिल वाला चैप्टर है, उसके अंदर ये डेफिनेशन मेंशन है कि ट्रेड साइकिल इज कंपोज ऑफ पीरियड ऑफ गुड ट्रेड कैरेक्टराइज बाय गुड ट्रेड और बैड ट्रेड से याद रख लेना। गुड ट्रेड और बैड ट्रेड वाली डेफिनेशन किसके द्वारा दी गई है, J.M. कीन्स। ट्रेड साइकिल से रिलेटेड ये डेफिनेशन है। अब ये चैप्टर बिजनेस साइकिल वाला है, इसके स्टार्टिंग में ही यहाँ पे ये मेंशन है, फर्स्ट पेज पे ही। J.M. कीन्स राइट्स ए ट्रेड साइकिल इज अबाउट गुड ट्रेड एंड बैड ट्रेड। क्वेश्चन नंबर 68, स्थिर मुद्रा पूर्ति के साथ LM फंक्शन की बात करें। LM फंक्शन विद अ फिक्स मनी सप्लाई रिमेन हॉरिजॉन्टल नहीं। LM वक्र सिर्फ हमारा हॉरिजॉन्टल नहीं रहता, ना ही अपवर्ड स्लोपिंग वेरिंग इलास्टिसिटी, अलग अलग इलास्टिसिटी की रेंज
इंटरेस्ट इलास्टिसिटी की बात जब हम करते हैं तो इंटरेस्ट इलास्टिसिटी को लेकर के एलएम फंक्शन हमारा चेंज होता रहता है, अपवर्ड स्लोपिंग होता है, लेकिन इसकी जो रेंज है डिफरेंट रेंज के ऊपर इसकी इलास्टिसिटी इंटरेस्ट को लेकर के वो चेंज होती रहती है। सिर्फ अपवर्ड स्लोपिंग विद वेरिंग, अपवर्ड स्लोपिंग तो होता है और अलग अलग इलास्टिसिटी के साथ होता है। बिल्कुल सही है, यहाँ से सी करेक्ट हो जाएगा। ऑलवेज स्लोप डाउनवर्ड नहीं, हैज़ कॉन्स्टेंट इलास्टिसिटी नहीं, इसकी इलास्टिसिटी चेंज होती रहती है। तो ये ऊपर की तरफ जाता हुआ वक्र होता है हमारा एलएम वक्र, लेकिन इसकी जो अलग अलग इलास्टिसिटी के साथ ऊपर की तरफ बढ़ता है। नीचे इसकी सेंसिटिविटी की बात करें, हाईली सेंसिटिव होता है इंटरेस्ट को लेकर के, ऊपर बिल्कुल बेलोचदार हो जाता है, इन इलास्टिक हो जाता है, और बीच की रेंज इंटरमीडिएट रेंज होती है जहाँ पे इलास्टिक होता है ये। अब यहाँ पे एलएम कर्व हमारा अपवर्ड स्लोपिंग तो है, ऊपर की तरफ जाता हुआ तो है, लेकिन 3 रेंजेस को फेस करता है। केन्जियन रेंज में लिक्विडिटी ट्रैप के सिचुएशन में हाईली सेंसिटिव होता है इंटरेस्ट को लेकर के, और इंटरमीडिएट रेंज में इलास्टिक, और यहाँ पे ऊपर वाली क्लासिकल रेंज में ये बिल्कुल वर्टिकल हो जाता है। केन्जियन रेंज में ये हॉरिजॉन्टल हो जाता है, ऊपर जाके वर्टिकल हो जाता है, और इंटरेस्ट को लेकर के बिल्कुल इनसेंसिटिव हो जाता है क्लासिकल रेंज में एलएम कर्व। क्वेश्चन नंबर 69, IRENA, इरेना का फुल फॉर्म क्या है, ये हमसे पूछा गया है। ये UGC नेट के पेपर 1 के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि करंटली एनवायरनमेंट को लेकर के ये न्यूज़ में था। 2026 के जनवरी मंथ में इसकी 14th मीटिंग हुई थी इस पर्टिकुलर एजेंसी की। इसकी फुल फॉर्म होगी इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी। 2009 में इसकी इस्टेब्लिशमेंट होती है, बोन सिटी ऑफ जर्मनी, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, आबू धाबी, UAE कि आबू धाबी शहर में इसका हेडक्वार्टर है। तो रिसेंटली ये न्यूज़ में था, क्योंकि इसकी 14th मीटिंग हुई थी जनवरी महीने में 2026 में ही, इसीलिए ये न्यूज़ में था। तो ये इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स का करंट अफेयर समझ सकते हैं हम इसको। फुल फॉर्म होगी इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी। क्वेश्चन नंबर 70, शुद्ध सार्वजनिक वस्तुओं के लिए बाजार तंत्र विफल हो जाता है, क्योंकि बाजार तंत्र यानी अपना जो प्राइस मैकेनिज्म है, मार्केट मैकेनिज्म है, वो कहता है कि प्राइस डिसाइड होगा आपकी डिमांड और सप्लाई की फोर्सेस के थ्रू। यहाँ पे आपका प्राइस डिसाइड हो जाएगा जहाँ पे ये बराबर है, लेकिन जो अपनी पब्लिक गुड्स होती हैं उनके केस में ये फेल हो जाता है। इसका रीज़न क्या है? क्या सरकारी जो नियम हैं वो पूर्ति पर प्रतिबंध लगाते हैं, ये रीज़न है? नहीं कि आपका बाजार तंत्र या मार्केट मैकेनिज्म फेल हो गया, नहीं। गवर्नमेंट रेगुलेशंस प्रोहिबिट सप्लाई, ये करेक्ट नहीं होगा। प्राइवेट फर्म लैक टेक्निकल एक्सपर्टीज़, इसीलिए नहीं। यूज़र कैन नॉट रिवील डिमांड प्रेफरेंस, ये यहाँ से करेक्ट होगा कि हमारे उपभोक्ता अपनी मांग नहीं बता पाते, क्योंकि वो अपनी मांग नहीं बता पाते कि इस कीमत पर कितनी मांग करने वाले हैं, वो कितनी क्वांटिटी उसको चाहिए, वो अपनी प्रेफरेंस रिवील नहीं करते, बताते ही नहीं हैं। इसीलिए यहाँ पे मांग वक्र हम बना नहीं पाते। जब मांग नहीं बनेगा तो मार्केट मैकेनिज्म फेल हो जाएगा। यहाँ से करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर सी कि उपभोक्ता हमारे अपनी प्रेफरेंस को, प्राथमिकता को नहीं बताते, जिसके चलते बाजार तंत्र के द्वारा कीमत डिसाइड करना सार्वजनिक वस्तुओं के लिए, पब्लिक गुड्स के लिए पॉसिबल नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 71, मुद्रास्फीति अन्यायपूर्ण है और मुद्रा संकुचन अनुचित है। इन दोनों में शायद मुद्रा संकुचन अधिक बुरा है, क्योंकि एक गरीब दुनिया में किरायाजीवी यानी रेंटियर को निराश करने की तुलना में बेरोजगारी को बढ़ावा देना अधिक बुरा है। तो ये कथन अभी तक सिर्फ इतना, इसमें से सिर्फ ये वाला पोर्शन PYQ बन चुका है मल्टीपल एग्जाम्स में। पहली बार ये कंप्लीट जो कोटेशन है JM कीन्स की वो पूछी गई है। राइट आंसर होगा JM कीन्स। JM कीन्स ने ही ऐसा कहा था कि इन्फ्लेशन इज अनजस्ट एंड डिफ्लेशन इज इनएक्सपीडिएंट। क्वेश्चन नंबर 72, उत्पादन और रोजगार के प्रतिष्ठित सिद्धांत में मुद्रापूर्ति और नाम मात्र चर यानी जो नॉमिनल चर होते हैं उनमें परिवर्तन से और वास्तविक चरों की स्वतंत्रता क्या कहलाती है? यानी आपके नॉमिनल वेरिएबल और जो रियल वेरिएबल हैं वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। इनकी जो सेपरेशन है उसको हम कैसे डिफाइन करेंगे? क्योंकि यहाँ मुद्रा की बात की गई है तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होता मनी की न्यूट्रलिटी, लेकिन यहाँ पे मनी की गैर न्यूट्रलिटी लिखा हुआ है, मुद्रा की गैर तटस्थता लिखा हुआ है, जो कि एक रिजल्ट है प्रतिष्ठित द्विविभाजन सिद्धांत का। इसी का क्लासिकल डाइकोटमी का ही एक रिजल्ट था ये नॉन न्यूट्रलिटी ऑफ मनी। तो यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे न्यूट्रलिटी ऑफ मनी मिसिंग है, नॉन न्यूट्रलिटी लिख रखा है, इसीलिए राइट आंसर यहाँ पे बी होगा, क्लासिकल डाइकोटमी। क्वेश्चन नंबर 73, संविधान केंद्र से राज्यों को जो संसाधन रिसोर्सेज ट्रांसफर करता है, हस्तांतरित करता है, उसके लिए अलग अलग चैनल्स को यूज़ किया जाता है। वे कौन कौन से चैनल होते हैं हम इसके बारे में पहले भी पढ़ चुके हैं। कर साझाकरण, सहायता अनुदान और ऋण, ये 3 चैनल्स होते हैं जिनके थ्रू हमारा सेंटर हमारी स्टेट्स को रिसोर्सेज
ट्रांसफ़र करता है। जितनी भी स्टेट्स है, यूटी है हमारी, उनको रिसोर्सेज ट्रांसफ़र किए जाते हैं इन 3 चैनल्स के थ्रू, टैक्स शेयरिंग के थ्रू, ग्रांट्स इन एड्स के थ्रू और लोन्स के थ्रू। डिफरेंट आर्टिकल्स इनके अंदर, जिनके अंडर ये आते हैं, वो हमने देख लिया था पहले ही। तो ये था अपना टैक्स शेयरिंग, आर्टिकल 270 के अंडर था, और वी कैन से टैक्स डिवोल्यूशन। ग्रांट इन एड्स 275 के अंडर थी अपनी स्टैट्यूटरी, 282 के अंडर थी अपनी डिस्क्रिशनरी, और 293 के अंडर अपने लोन के प्रोविज़न आता है। क्वेश्चन नंबर 74, द्वितीय पंचवर्षीय योजना, अपना सेकेंड 5 ईयर प्लान, जिसका टाइम पीरियड है 1956 टू 61, इसने किस पर जोर दिया था? सेकेंड 5 ईयर प्लान पीसी महालनोबिस के ऊपर, ये इनके मॉडल के ऊपर बेस्ड था, और पीसी महालनोबिस ने पब्लिक सेक्टर के रोल पर बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज़ किया था कि पब्लिक सेक्टर यानी गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा रोल होना चाहिए, और साथ ही साथ इन्होंने हैवी इंडस्ट्रीज़ की बात की थी। इनका जो 4 सेक्टर मॉडल है वो भी इस पर्टिकुलर 5 ईयर प्लान के लिए यूज़ किया गया था। तो यहाँ से करेक्ट होगा आंसर कि भारी उद्योगों में निवेश करना चाहिए ताकि जल्दी से जल्दी औद्योगिकरण हो सके, अपना जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है वो बहुत रैपिड स्पीड से हो, इसीलिए हैवी इंडस्ट्री पहले बना लो। सेकेंड 5 ईयर प्लान के अंडर हैवी इंडस्ट्रीज़ को फोकस रखा गया था, इंडस्ट्रियलाइजेशन को फोकस दिया गया था। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 75, क्रय शक्ति समता परचेजिंग पावर पैरिटी विनिमय दरों का उपयोग किया जाता है। परचेजिंग पावर पैरिटी के अंदर विनिमय दरों को किस काम में लाया जाता है? परचेजिंग पावर पैरिटी क्या कहती है कि अगर आपका $1 90 रुपीज़ के इक्वल है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि भारत गरीब है। परचेजिंग पावर पैरिटी कहती है कि अगर आप $1 में 2 एप्पल खरीद रहे हो और 90 रुपीज़ में 4 एप्पल खरीद पा रहे हो, इसका मतलब रियल सेंस में जो इंडिया है वो पुअर नहीं है बल्कि रिचर है देन डॉलर और यूएसए। परचेजिंग पावर पैरिटी क्या काम करती है? प्राइसेस को एडजस्ट करके, प्राइसेस के इफेक्ट को रिमूव करके हमारी नॉमिनल जीडीपी को कन्वर्ट करती है रियल जीडीपी में, को परिवर्तित करने के लिए हम विनिमय दरों को यूज़ करते हैं इस पर्टिकुलर मेथड के अंदर। तो परचेजिंग पावर पैरिटी के अंदर हम क्या करते हैं? एक्सचेंज रेट को यूज़ करके हम अपनी जीडीपी को, नॉमिनल जीडीपी को कन्वर्ट करते हैं प्राइसेस के डिफरेंस को एडजस्ट करते हुए रियल जीडीपी में। करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 76, निम्नलिखित में से कौन सी योजना नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई थी? राइट आंसर होगा कुसुम योजना, किसान ऊर्जा संरक्षण एवं उत्थान महाअभियान करके ये योजना 2019 में लॉन्च की गई थी। किस मिनिस्ट्री के थ्रू ये लॉन्च की गई थी? मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। बाकी अदर जो योजनाएं हैं ये किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च की वो भी देख लेते हैं। अब यहाँ से पीएम कुसुम योजना हमने देखी, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। उज्ज्वला योजना को पेट्रोलियम नेचुरल गैस मिनिस्ट्री ने, और सब जो योजना दे रखी थी पावर योजना, इस स्कीम को डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने लॉन्च किया था। और मनरेगा को तो हम जानते हैं, रूरल डेवलपमेंट जो इसके द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट राइट टू वर्क इसकी गारंटी देती है, ये 100 दिन के काम की। अब इसको बदल करके वो आरजी कर दिया गया है राम, अब ये 125 दिन की गारंटी देता है। क्वेश्चन नंबर 77, उपयुक्त प्रौद्योगिकी नाम की जो अवधारणा है ये सबसे पहले किसने दी थी? किसके द्वारा इसको सिंथेसाइज किया गया था एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी नाम के कंसेप्ट को? राइट आंसर होगा यहाँ पे EF शुमाकर ने, इस इकोनॉमिस्ट ने इस कंसेप्ट को दिया था। और इनका क्या मानना था? जितने भी डेवलपिंग नेशंस हैं उनको हाई फाई टेक्नोलॉजी, कैपिटलिस्ट टेक्नोलॉजी की तरफ ना जा करके डेवलपिंग नेशंस को क्या करना चाहिए? एक इंटरमीडिएट टेक्नोलॉजी को अपनाना चाहिए जो कि उनके लेबर इंटेंसिटिविटी को ध्यान में रखते हुए, उनके रिसोर्सेज को, सस्टेनेबिलिटी को ध्यान में रखते हुए इंटरमीडिएट टाइप की हो। ज़रूरी नहीं है कि वो हाई फाई टेक्नोलॉजी या फिर वो अपनी डिपेंडेंसी दिखाए कैपिटलिस्ट नेशंस के ऊपर। तो यहाँ पे ये 1973 में इनकी बुक थी स्मॉल इज़ ब्यूटीफुल। इस बुक के अंदर इन्होंने इंटरमीडिएट या अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी करके कुछ एक कंसेप्ट दिया था, जिसके अंदर ये क्या कहना चाहते थे कि जो आपकी स्मॉल स्केल डिसेंट्रलाइज लेबर इंटेंसिव टेक्निक है उसी को यूज़ करो, ठीक है, बजाय कि आप एक हाई कॉस्ट वाली कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी के ऊपर डिपेंड रहने के बजाय आप अपने ही टाइप की टेक्नोलॉजी को यूज़ करोगे तो वो आपके लिए ज़्यादा फ्रूटफुल रहेगी, सस्टेनेबिलिटी को लेकर के भी और लॉन्ग टर्म के लिए भी काफ़ी बेटर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 78, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट NFS से 2013 में आया था। इसके ईयर से रिलेटेड PYQ बन चुका है। मल्टीपल जो अपने एलिजिबिलिटी टेस्ट होते हैं HTET में हमने देखा था,
लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली की बात करें, टारगेटेड, जो हमने देखा 1997 की थी, 1997 में आया था टारगेटेड पीडीएस। इसके तहत सब्सिडी वाले जो खाद्यान्न मिलते हैं उनके लिए कवरेज की बात की जाए तो इसका मोटिव था कि ग्रामीण आबादी के 75% लोगों को और शहरी आबादी के 50% लोगों को ये फूड मिलता रहे, इसकी कवरेज हो। तो यहाँ से करेक्ट हो जाएगा बी ऑप्शन। अब इससे रिलेटेड नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट से रिलेटेड मैंने एक शॉर्ट अपलोड की थी जिसके अंदर मैंने कुछ ऐसे नोट्स थे जिसमें ये भी मेंशन था। अब यहाँ पे ये टारगेटेड जो कवरेज है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट की, यहाँ पे 75% रूरल और 50% अपना अर्बन पॉपुलेशन के लिए इसका कवरेज था। ये बेनिफिशियरी जो कैटेगरीज है, 2 कैटेगरीज थी, और ये लाइफ साइकिल अप्रोच के ऊपर बेस्ड है। लाइफ साइकिल का मतलब हर एक ग्रुप को टारगेट करता है, वो लेडीज़ हो, बच्चे हो या ओल्ड एज पर्सन हो। तो नेशनल फूड सिक्योरिटी लाइफ साइकिल अप्रोच के ऊपर बेस्ड है। और ये प्राइस राइस के, वीट के कितनी कीमत थी, कोर्स जो मिलेट होते हैं अपने उनकी किस रेट पर, ये इनके प्राइसेस भी पूछ लिए जाते हैं कि गेहूं को और चावल को किस दर से नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंडर दिया जाता है जो अपने टारगेटेड ग्रुप है उसको। क्वेश्चन नंबर 79, हेक्सर ओहलिन की जो थ्योरम है परमे है उसके अनुसार एक पूंजी अधिशेष देश जिसके पास पूंजी का अधिशेष है यानी कि कैपिटल सरप्लस में है एक ऐसी कंट्री। तो ये हेक्सर ओहलिन थ्योरम हमारी क्या कहती है कि जिसके पास कैपिटल ज़्यादा है लेबर के कंपैरिजन में और दूसरी कंट्री जिसके पास कैपिटल कम है लेबर के कंपैरिजन में, तो कैपिटल अबंडेंट को कैपिटल गुड ही ज़्यादा से ज़्यादा बनानी चाहिए और कैपिटल गुड जो कैपिटल का जिसमें ज़्यादा यूज़ हुआ है उन्हीं गुड्स को एक्सपोर्ट भी करना चाहिए। ऑप्शंस देखते हैं। मुख्य रूप से विदेशी देशों को श्रम प्रधान वस्तुओं का निर्यात करना चाहिए, नहीं। अगर आप कैपिटल अबंडेंट हो तो जो लेबर इंटेंसिव चीज़ें हैं, जो लेबर जिनमें ज़्यादा लगता है, उनको आप एक्सपोर्ट नहीं करोगे, बल्कि ऐसी चीज़ों को एक्सपोर्ट करोगे जिनमें कैपिटल ज़्यादा लगता है। स्पेशलाइज इन एंड एक्सपोर्ट कैपिटल इंटेंसिव, यहाँ से सी करेक्ट हो जाएगा कि पूंजी प्रधान वस्तुओं को ही आप उन्हीं वस्तुओं में विशेषज्ञता हासिल करोगे और साथ ही साथ उन्हीं वस्तुओं को आप निर्यात भी करोगे। सी करेक्ट हो। क्वेश्चन नंबर 80, फिशर ने मुद्रा परिमाण सिद्धांत के अंतर्गत, फिशर का जो ये सिद्धांत था QTM क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी के अंतर्गत विनिमय का मौलिक और प्रारंभिक समीकरण क्या था। इनिशियल जो स्टेटमेंट दी गई थी QTM की वो कौन सी स्टेटमेंट थी, MV = PT, जिसमें M का मतलब यहाँ पे मनी सप्लाई, V का मतलब अपनी वेलोसिटी ऑफ मनी एंड प्राइस इनटू T मतलब जो ट्रांजैक्शन के लिए, प्राइस मतलब प्राइस लेवल और T मतलब जो ट्रांजैक्शन के लिए आप गुड सर्विसेज यूज़ किया आपने वो सब कुछ। बाद में इस T को चेंज करके आउटपुट बना दिया गया था और नई अपनी जो संशोधित बनी थी समीकरण, वो संशोधित समीकरण प्रारंभिक के बाद आई थी, वो बनी थी MV = PY। यहाँ से सी ऑप्शन करेक्ट होगा। इनिशियल स्टेटमेंट जो अपनी शुरू फंडामेंटल दी थी फिशर ने, वो सी ऑप्शन था। क्वेश्चन नंबर 81, सोलो के विकास मॉडल में बचत दर के बढ़ने के परिणाम स्वरूप दीर्घकाल में क्या होगा। तो सोलो का विकास मॉडल, सोलो की ग्रोथ थियरी जो है ये न्यू क्लासिकल थियरी है, लॉन्ग रन की बात करती है। सेविंग रेट के बढ़ने से दोनों ही इंक्रीज होंगी, आपकी स्टडी स्टेट भी इंक्रीज हो जाएगी और कैपिटल पर वर्कर भी आपको इंक्रीज होकर के मिलेगा। अगर हम ग्राफिकली देखें तो ये अपनी इनिशियल सेविंग रेट थी, जैसे ही सेविंग इंक्रीज होती है, सेविंग के इंक्रीज होने से सेविंग फंक्शन ऊपर जाएगा और यहाँ पे ये अपना पहला स्टेडी स्टेट थी, स्टेडी स्टेट इंक्रीज हो जाएगी, ऊपर चली जाएगी और जैसे ही इंक्रीज होगी तो कैपिटल पर हेड जो कि OX एक्सिस के ऊपर है, कैपिटल पर हेड भी इंक्रीज होगा, ये इंक्रीज हो गया और सेविंग के ऊपर जाने से अपना जो Y पर हेड यानी आउटपुट पर हेड है वो भी पहले के कंपैरिजन में इंक्रीज हो जाएगा। दोनों में ही इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा। स्टडी स्टेट भी E' से बढ़ करके ऊपर E पर चली जाएगी। राइट आंसर होगा यहाँ से अपना दोनों ही बढ़ेंगे। तो प्रति श्रमिक उच्चतर स्थिर अवस्था पूंजी होगी, प्रति श्रमिक जो उच्चतर स्तर होगा दोनों में ही हाई देखने को मिलेगी आपको, स्टडी स्टेट भी और कैपिटल पर वर्कर भी दोनों ही हाई देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 82, एकाधिकार की स्थिति में मार्जिनल रेवेन्यू नेगेटिव होगा तो मांग लोचशील होगी, बेरोजगार होगी, अनिश्चित या फिर इकाई लोचशील। AR MR की मदद से इलास्टिसिटी को हम मेजर कर सकते हैं। AR है और यहाँ पे हमारा MR है। AR, अब जहाँ पे MR नेगेटिव है वो वाली सिचुएशन हमसे पूछी गई है और MR कर्व हमारा यहाँ पे हमारा MR 0 है और इससे नीचे वाला पोर्शन ये पूरा का पूरा ये रीजन हमारा नेगेटिव MR को शो करता है कि आपका MR नेगेटिव हो चुका है। तो इस नीचे वाले रीजन में जब MR नेगेटिव है हमारा
जहाँ पे MR 0 होता है वहाँ पे हमारी एग्रीगेट डिमांड, यहाँ पे AR कर्व के थ्रू हम देखते हैं, AR कर्व के इस बिंदु पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमारी इक्वल टू 1 होती है, और इसके नीचे वाले पोर्शन में जो जितना ये वाला रीजन बच गया, इसमें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमारी लेस देन 1 होती है। लेस देन 1 इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब MR का नेगेटिव होना, AR कर्व का ये वाला पोर्शन। लेस देन 1 को ही हम इन इलास्टिक भी बोल देते हैं। तो यहाँ से राइट आंसर होगा बेलोचदार या फिर कम लोचदार। क्वेश्चन नंबर 83, प्रचुरता को निरपेक्ष मात्राओं में नहीं बल्कि एक अनुपात के संदर्भ में परिभाषित किया जाता है। ये कथन है अपना हेक्सर-ओलियन थ्योरी का, कि अगर आपको अबंडेंस दिखानी है तो उसको आप रिलेटिव दिखाओगे, ना कि एब्सोल्यूट क्वांटिटी की फॉर्म में। रिलेटिव मतलब कैपिटल और लेबर की, अब आपको ये दिखाना है कि कैपिटल ज़्यादा है तो आप उसको लेबर के कंपैरिजन में बताओगे। तो रिलेटिव अबंडेंस इन ए नेशन आप शो करोगे, और बी नेशन की भी जो आप अबंडेंस दिखाओगे लेबर की, वो रिलेटिव बताओगे कैपिटल के रिलेशन में। तो ना कि एब्सोल्यूट क्वांटिटी की फॉर्म में नहीं बताते, रिलेटिविटी की फॉर्म में बताते हैं। रिलेटिविटी का मतलब ही क्या है, रेशो की फॉर्म में बताते हो आप, कैपिटल लेबर का रेशो की फॉर्म में आप बता दो कि कहाँ पे ए में ज़्यादा अबंडेंस है या फिर बी में ज़्यादा अबंडेंस है। क्वेश्चन नंबर 84, अल्पाधिकार की क्या विशेषता है? सभी फर्मों द्वारा मूल्य ग्रहण व्यवहार। ऐसा तो परफेक्ट कंपटीशन में देखने को मिलता है कि सभी प्राइस को रिसीव कर लेती है, प्राइस टेकर होती हैं। ये नहीं होगा ओलिगोपोली में। मतलब ओलिगोई मीन्स फ्यू, ये ग्रीक वर्ड है ओलिगोई, जिसका मतलब क्या होता है फ्यू, और पोली मीन्स कंट्रोल, कुछ ही फर्म्स का कंट्रोल होगा। फर्म्स ऑपरेट इंडिपेंडेंटली इग्नोरिंग राइवल, नहीं, यहाँ पे इंटरडिपेंडेंस पाती है, तो ये इग्नोर नहीं करते अपने राइवलरी को, बल्कि उसके बिहेवियर को ऑब्जर्व करते हुए अपना डिसीजन लेती हैं। स्ट्रेटेजिक इंटरैक्शन देखने को मिलेगा फर्म्स के बीच में। इंटरैक्शन होगा, यहाँ पे एक्शन रिएक्शन चलता जाएगा, एक फर्म के एक्शन के बाद दूसरी अपना रिएक्शन लेगी। तो एक्शन रिएक्शन के बेसिस पर स्ट्रेटेजिक इनकी इंटरैक्शन इनके बीच में देखने को मिलेगी। बैरियर टू एंट्री की एब्सेंस नहीं, एंट्री और एग्जिट दोनों को लेकर के बैरियर भी पाए जा सकते हैं ओलिगोपोली में। यहाँ से सी करेक्ट होगा कि फर्मों के बीच में एक रणनीतिक अंतर क्रिया पाई जाती है अल्पाधिकार में। क्वेश्चन नंबर 85, इस अभियान जो कि नीति आयोग की एक प्रमुख पहल थी, शहरी डिलीवरी जो अपने होते हैं ये जोमेटो, स्विगी और राइड हेलिंग वाले जो भी अपने कंपनीज होती हैं जैसे ओला, उबर, जो राइडर्स होते हैं, इनके लिए इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स यूज़ होने चाहिए। इनके लिए ईवी के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए एक पहल चलाई थी, एक अभियान चलाया था हमारे नीति आयोग ने। इस कैंपेन का नाम क्या था? शून्य का मतलब ज़ीरो एमिशन से रिलेटेड है, ज़ीरो कार्बन एमिशन से रिलेटेड ये हमारा है। तो इस कैंपेन का शून्य को 2021 में शुरू किया गया था। अधिकतर ऑप्शन सारे ही ऐसे हैं जो कि 2021 वाले हैं। यहाँ से करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर सी, शून्य अभियान था जिसके तहत जो भी अपने ये राइडर्स हैं और डिलीवरी जो कंपनीज़ हैं, इनको इलेक्ट्रिक व्हीकल ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना है, और जितने भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यूज़ करने वाली कंपनीज़ होंगी उनको कुछ इस तरीके का एक लोगो लगाना होगा। इस शून्य अभियान से रिलेटेड, इस कैंपेन से रिलेटेड लोगो लगा के रखना पड़ेगा अपने व्हीकल के ऊपर। 2021 की ये कैंपेन थी जो 2021 में चलाई गई थी। अब यहाँ पे हम लाइफ की बात करें, लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट इसकी फुल फॉर्म है। 2021 में ये मोदी जी ने इसको COP 26 नवंबर 2021 में जो हुई थी वहाँ पर इसको सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया गया था। बाद में जाकर के ग्लोबली 20 अक्टूबर 2022 में ये ग्लोबली लॉन्च हुई थी, लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट करके। संपूर्ण अभियान की बात करें 2024 में लॉन्च किया गया था। 3 मंथ कैंपेन चलाया गया था जिसका मोटिव क्या था, जितनी भी एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स हैं उन सभी में जो ऑब्जेक्टिव लेकर के चले थे, टारगेट लेके चले थे, उनको 100% अचीव करने का टारगेट था संपूर्ण अभियान के तहत। ई अमृत 2021 में इसको लॉन्च किया गया था, और ये क्या है, एक पोर्टल है जहाँ पर आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड सभी तरीके की जानकारी मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 86, एक समायोज्य विनिमय दर यानी पैग सिस्टम जो था, उसके तहत एक देश अपनी स्थिर विनिमय दर बनाए रखेगा जब तक कि भुगतान संतुलन में मौलिक असंतुलन उत्पन्न ना हो जाए। यानी आप अपनी एक्सचेंज रेट को फिक्स रखोगे। कब तक फिक्स रखोगे? जब तक किसी तरीके का फंडामेंटल डिसइक्विलिब्रियम इकोनॉमी में नहीं आता, आपकी BOP में नहीं आता, जब तक आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट में डिसइक्विलिब्रियम नहीं आएगा किसी भी तरीके का फंडामेंटल, तब तक आपको फिक्स रखनी है। अगर आ जाता है तो कुछ हद तक आप आपकी जो एक्सचेंज रेट है, इस एक्सचेंज रेट में
जो उतार चढ़ाव है वो कर सकते हो, इसको बढ़ा और घटा सकते हो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। तो यहाँ से राइट होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 87, इनपुट आउटपुट तकनीक का प्रयोग किसको ठीक करने के लिए या किसको एड्रेस करने के लिए किया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी इशू को एड्रेस करने के लिए ही इनपुट आउटपुट टेक्निक को यूज़ किया गया था। क्यों? क्योंकि जो बाकी अदर मेथड्स हैं, ड्यूअलिटी हो, ऑप्टिमाइजेशन की प्रॉब्लम हो, सेंसिटिविटी एनालिसिस हो, इनके लिए हम लीनियर प्रोग्रामिंग को यूज़ करते हैं। तो एलपीपी की मदद से हम इनको सोल्व करते हैं। कंसिस्टेंसी जो प्रॉब्लम है उसको एड्रेस करने के लिए इनपुट आउटपुट टेक्निक को यूज़ किया गया था। क्वेश्चन नंबर 88, आर्थिक मंदी आ रखी है यानी डिप्रेशन का टाइम है, अब इस टाइम पे किस तरीके की मॉनेटरी पॉलिसी यूज़ करोगे? दो तरीके की मॉनेटरी पॉलिसीज़ होती हैं, एक चीप होती है, एक डियर होती है। चीप का मतलब जिसमें आप रेट्स को रिड्यूस करते हो, डियर का मतलब जितनी भी आपकी रेट्स है मॉनेटरी पॉलिसी के तहत आरबीआई इन रेट्स को बढ़ा देगा ताकि मनी सप्लाई को कंट्रोल कर सके, रिड्यूस कर सकें। अभी डिप्रेशन है तो मांग कम है। अब इस एग्रीगेट डिमांड जो कि कम हो चुकी है, इसको बढ़ाने के लिए सरकार को जितनी भी रेट्स हैं वो गिरानी पड़ेगी ताकि लोन क्रेडिट क्रिएशन बढ़ सके। अब क्रेडिट क्रिएशन बढ़ेगा, मनी सप्लाई बढ़ेगी। मनी सप्लाई बढ़ने का मतलब प्राइसेस भी बढ़ने लगेंगे और डिमांड के बढ़ने की वजह से प्राइसेस बढ़ने लगेंगे। इस घटी हुई डिमांड को बढ़ाना होता है हमें मंदी की सिचुएशन में। तो इसके लिए हम कौन सी पॉलिसी यूज़ करेंगे? एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी को यूज़ करेंगे। विस्तारवादी मौद्रिक नीति को प्रयोग करके मंदी की स्थिति से बाहर आ सकते हैं। यहाँ से करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 89, यदि श्रम उत्पादकता हर साल 3% की दर से बढ़ती है, यानी आपकी लेबर की प्रोडक्टिविटी 3% से बढ़ रही है हर साल, और आप उसको जो वेज दे रहे हो वो भी 3% से बढ़ा करके ही दे देते हो, तो ऐसे में प्राइसेस इंक्रीज होंगे? नहीं होंगे। लेकिन अगर लेबर प्रोडक्टिविटी की बात करें, वो आपको 5% प्रोडक्ट बढ़ा के देता है हर साल, लेकिन आप उसकी वेज को 3% ही रखते हो, तो ऐसे में आपकी इन्फ्लेशन नेगेटिव देखने को मिलेगी। वहीं अगर आपका लेबर आपको 5% से बढ़ा के दे और आप उसकी वेज को बहुत ज़्यादा बढ़ा दो, 10% बढ़ा के उसको वेज दे दो, उसकी प्रोडक्टिविटी 5% थी, आपने उसको वेज बढ़ा करके 10% दे दी, ऐसे में वेज के बढ़ने से मांग बढ़ेगी, मांग बढ़ने से मनी सप्लाई बढ़ेगी, जिसके चलते क्या देखने को मिलेगा? पॉजिटिव इन्फ्लेशन या हाई इन्फ्लेशन देखने को मिलेगी। अभी यहाँ पर क्योंकि इक्वल चेंज आया है प्रोडक्टिविटी में भी और वेज में भी, जितना उन्होंने प्रोड्यूस किया उतना ही आपने उन्हीं को दे दिया, तो इन्फ्लेशन नहीं देखने को मिलेगी। राइट आंसर होगा ज़ीरो रेट ऑफ प्राइस इंक्रीज। प्राइस इंक्रीज की जो रेट है वो ज़ीरो रहेगी, ना ही 3% होगी, ना ही हायर रहेगी, ना ही डिक्लाइन होगी, बल्कि जो इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा इन्फ्लेशन में वो ज़ीरो रहेगा, किसी भी तरीके का इंक्रीमेंट नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 90, 2018 में शुरू की गई ये स्कीम है जिसको किसानों को उनकी उपज के लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए डिज़ाइन किया गया था। ये स्कीम थी जिसको इंट्रोड्यूस 2018 में किया गया था। इसका नाम है प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान, पीएम आशा करके हम इसको याद रखेंगे। 2018 की स्कीम है और इसका मोटिव क्या था? इंश्योर करना कि रिम्यूनरेटिव प्राइस मिलता रहे फार्मर को अपने प्रोडक्शन के लिए। अदर स्कीम्स की देखते हैं किस ईयर आई थी और किस मोटिव के। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की बात करें 2016 की है, और ई नाम जो ये मंडी थी ये भी 2016 के, जो कि यूनिफाइड नेशनल मार्केट प्रोवाइड करती है एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट के लिए। और प्रधानमंत्री बीमा योजना क्या करती है? जो भी किसान लॉस सफ़र करते हैं, उनकी जब फसल ख़राब हो जाती है तो उसके लिए उनको फाइनेंशियल सपोर्ट मिल सके, इसीलिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना आई थी। पीएम किसान योजना 2019 की है, जिसका मोटिव क्या था? दिसंबर 2018 से हालांकि ये इफेक्टिव थी, बट इसको लॉन्च 2019 में किया गया था। प्रोवाइडिंग 6,000 पर ईयर, इसका नाम 2019 में दिया गया था प्रधानमंत्री किसान। हालांकि ये जो फंक्शन है 6,000 रुपये देने का, ये 2018 से ही एक्टिव था। 6,000 पर ईयर फार्मर फैमिलीज़ को प्रोवाइड करना इसका मोटिव था पीएम किसान का। क्वेश्चन नंबर 91, इनमें से कौन सा M1 जो हमारा एग्रीगेट है मनी सप्लाई का, M1 के अंदर कौन सा कंस्टिट्यूट नहीं होगा? तो M1 के अंदर हम जनता के पास जो सिक्के हैं, बैंकों के पास जो मांग जमा है, DDC मतलब करेंसी विद पब्लिक, और सामान्य जनता के द्वारा जो भी मुद्रा धारित की जाती है, जनता के पास जितने सिक्के हैं और किसी भी तरीके की मुद्रा हो, करेंसी हो, इन तीनों को ही शामिल करते हैं। लेकिन जो हमारे सप्लायर ऑफ मनी होते हैं उनके पास जो मुद्रा के भंडार हैं, जैसे केंद्र हो या फिर राज्य सरकार हो, इनके पास जितने भी मुद्रा के भंडार हैं इनको हम शामिल नहीं करेंगे M1 के अंदर। करेक्ट आंसर होगा करेंसी होल्डिंग बाय सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स, जो इन्होंने होल्ड करके रख रखी है, वो सर्कुलेट नहीं हो रही इकोनॉमी में, इसीलिए इसको हम M1 का पार्ट नहीं मानेंगे।
क्वेश्चन नंबर 92, रिकार्डियन प्रणाली में रिकार्डो का जो सिस्टम था उसमें क्रूशियल रोल किसने, डेवलपमेंट के लिए किसका इंपॉर्टेंट रोल है, यानी विकास अगर आपको करना है तो किसकी भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। यहाँ से राइट आंसर होगा लाभ। रिकार्डो ने विकास के मामले में, जब हम डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो रिकार्डो कहता है प्रॉफिट ज़रूरी है, लेकिन जब हम इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं रिकार्डो की थियरी में, तो रिकार्डो किसको इंपॉर्टेंस देता है, स्पेशलाइजेशन को इंपॉर्टेंस देता है। तो अभी के लिए क्योंकि डेवलपमेंट पूछा गया है तो राइट आंसर होगा प्रॉफिट। गवर्नमेंट के रोल को रॉबिन्सन ने, और टेक्नोलॉजिकल चेंज को इंपॉर्टेंस दी थी डेवलपमेंट के लिए सोलो ने। यहाँ से राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, लाभ को ही महत्वपूर्ण माना था रिकार्डो ने। क्वेश्चन नंबर 93, पिकोक वाइजमैन के अनुसार सार्वजनिक व इच्छित स्तर की धारणा से कम, यानी जितना आप चाहते हो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर उस डिज़ायर्ड लेवल से कम होगा, लेकिन कर भार की उस सीमा से अधिक निर्धारित किया जाएगा जिसे लोग वहन करने को तैयार हैं। तो ऐसा पिकोक वाइजमैन की थियरी में कहा गया था कि जैसे जैसे आप क्राइसिस को फेस करोगे, यहाँ पे 3 इफेक्ट दिए गए थे। इंस्पेक्शन इफेक्ट, जिसको हम निरीक्षण प्रभाव बोलते हैं। दूसरा इफेक्ट दिया गया था डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। और थर्ड था अपना कंसंट्रेशन इफेक्ट। अब इंस्पेक्शन इफेक्ट के अंदर आप इंस्पेक्ट करोगे कि इकोनॉमिक क्राइसिस की सिचुएशन आई है, वो क्यों आई, ऐसा क्या डिमांड पैटर्न में चेंजेस आ रहे थे कि वो सिचुएशन हमें फेस करनी पड़ी। डिस्प्लेसमेंट में गवर्नमेंट क्या करेगी, एक लो लेवल के टैक्सेस एंड एक्सपेंडिचर के लो लेवल से हटकर एक हाई लेवल पर जाएगी, टैक्सेस को भी हाई रखेगी और एक्सपेंडिचर को भी जहाँ पे हाई रखेगी। और एक्सपेंडिचर कितना हाई होगा ये डिपेंड करेगा उसकी खुद की इच्छित स्तर पर नहीं, उसके खुद के जो उसका डिज़ायर्ड लेवल था एक्सपेंडिचर का, उस पर डिपेंड नहीं होगा। ये एक्सपेंडिचर कितना बढ़ेगा ये डिसाइड होगा गवर्नमेंट जो पब्लिक है उसके टॉलरेंस के लेवल पर। और कंसंट्रेशन इफेक्ट का मतलब धीरे धीरे करके जो अपनी सेंट्रल गवर्नमेंट है उसका एक्सपेंडिचर ग्रेटर होगा देन द लोकल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। तो यहाँ से करेक्ट हो जाएगा विस्थापन प्रभाव की परिकल्पना। इन्होंने 3 प्रभाव दिए थे, विस्थापन, केंद्रीकरण और सबसे पहला निरीक्षण। तो करेक्ट होगा विस्थापन प्रभाव। डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट ये बोलता है कि जब आप लो से हाई लेवल के टैक्स पर जाते हो, यहाँ से विस्थापित होकर, यहाँ से डिस्प्लेस होकर के ऊपर वाले हाई वाले टैक्स और हाई वाले एक्सपेंडिचर के लेवल पर जाओगे, तो यहाँ पे एक्सपेंडिचर कितना होगा ये डिसाइड होगा पब्लिक के टॉलरेंस के लेवल के ऊपर डिसाइड होगा, ना कि गवर्नमेंट के खुद की विलिंगनेस पर, वॉलंटरिटी पे। क्वेश्चन नंबर 94, कीन्स का मानना है कि एक अर्थव्यवस्था उत्पादन के संतुलन स्तर को प्राप्त कर सकती है। कीन्स बिलीव दैट एन इकोनॉमी में अटेन इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट। आपका लेवल ऑफ आउटपुट जहाँ पे इक्विलिब्रियम है, वो इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट आप अचीव कर लोगे ओनली एट फुल एम्प्लॉयमेंट नहीं। कीन्स बात करते हैं कि आपकी इकोनॉमी फुल एम्प्लॉयमेंट के इक्विलिब्रियम वाला लेवल ऑफ आउटपुट अचीव कर लेगी बिफोर फुल एम्प्लॉयमेंट, यानी बिलो द फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ही आपको इक्विलिब्रियम आउटपुट मिल जाएगा। यहाँ से ऑप्शन करेक्ट होगा डी, कि पूर्ण रोजगार से पहले ही, पूर्ण रोजगार से नीचे वाला लेवल। इसको ग्राफिकली देखते हैं, ग्राफिकली इसको हम ऐसे शो करेंगे। यहाँ पे ये एग्रीगेट सप्लाई है अपनी AS कर्व, नीचे एग्रीगेट डिमांड है, ये वाला बिंदु बीच वाला वो लेवल ऑफ आउटपुट को दिखाता है जो कि फुल एम्प्लॉयमेंट जहाँ पे अचीव हो चुका है। लेकिन हमारे AD/AS यहाँ पे बराबर हो चुके हैं जो कि हमारे फुल एम्प्लॉयमेंट से पहले, यानी ये आउटपुट अंडर एम्प्लॉयमेंट वाला आउटपुट है। तो इस इक्विलिब्रियम को ही केन्स कहते हैं कि फुल एम्प्लॉयमेंट से नीचे, फुल एम्प्लॉयमेंट ऊपर कहीं पे है, यहाँ पर इससे पहले ही यानी बिलो फुल एम्प्लॉयमेंट आपको अचीव हो चुका है आपका इक्विलिब्रियम लेवल। करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 95, शोधकर्ता उन परिस्थितियों में इस विधि को, इस नमूनाकरण वाली विधि, सैम्पलिंग मेथड हमारे सामने 2 तरीके के होते हैं, रैंडम और नॉन रैंडम। रैंडम में आप किसी के भी पास जाकर के इन्फॉर्मेशन ले लोगे, नॉन रैंडम में आप सेलेक्टेड लोगों के पास ही जाओगे। तो इस सैम्पलिंग मेथड की एक टेक्निक ऐसी होती है जहाँ पर विषय बहुत अधिक संवेदनशील होता है, सेंसिटिव टॉपिक होता है आपका बहुत ज़्यादा, और खुले तौर पर चर्चा नहीं कर सकते आप उस टॉपिक की, ओपनली डिस्कस नहीं कर सकते, इसीलिए जनसंख्या छिपी हुई रहती है और उसके पास पहुंचना बहुत मुश्किल होता है। जो पॉपुलेशन जिसके पास इन्फॉर्मेशन है, जिससे आपको ऑब्जर्वेशन, आपका डाटा लेना है, वो पॉपुलेशन हिडन होती है या फिर उसके पास जाना बहुत मुश्किल होता है।
तो ये किस मेथड की तरफ इशारा कर रहा है? सबसे पहली बात, ये स्नोबॉल टेक्निक है। स्नोबॉल के अंदर क्या होता है, एक स्नोबॉल की तरह, जैसे स्नोबॉल ऊपर से नीचे की तरफ गिरती है माउंटेन से, वो छोटी थी और धीरे धीरे और बर्फ़ को अपने ऊपर लपेटती लपेटती बड़ी हो जाती है। सिमिलरली स्नोबॉल टेक्निक में एक ऐसा मुद्दा जो कि जिसके बारे में आप ओपनली डिस्कस नहीं कर सकते, जैसे ड्रग डीलर का है। अगर आपको ड्रग के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए है तो किसी एक बंदे के पास जाओगे, फिर वो बंदा आपको बाकी और ऐसे लोगों से मिलवाएगा जिनको इसके बारे में इन्फॉर्मेशन है। यानी एक से मिलने की वजह से आप अदर लोगों से मिले जो इसी काम से रिलेटेड थे, ड्रग से रिलेटेड थे। अब ये आपको बाकी और लोगों से मिलवाएंगे। ऐसे कर करके आप अपने ऑब्जर्वेशन को, अपने डाटा को कलेक्ट कर लोगे। तो ऐसे सेंसिटिव मुद्दे जहाँ पर आपके पास पॉपुलेशन ईजिली अवेलेबल नहीं है, आप इस हिडन टेक्निक को यूज़ करोगे, स्नोबॉल वाली को। एक के पास जाओगे, उससे आप दूसरों का पता पूछोगे, फिर उनके पास जाओगे, उनसे दूसरे बंदों को पूछोगे, तो एक चेन टाइप बन जाएगी। यहाँ पे सेंसिटिव मुद्दों के लिए जो हम नॉन रैंडम सैम्पलिंग मेथड को यूज़ करते हैं, ये नॉन रैंडम टेक्निक होती है अपनी स्नोबॉल। क्वेश्चन नंबर 96, ए बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट मस्ट सेटिस्फाई 4 कंडीशन। बाइनोमियल के लिए 4 कंडीशंस होती हैं, इनमें से एक वो नहीं है। सबसे पहली कंडीशन, द प्रोबेबिलिटी ऑफ द 2 आउटकम्स रिमेन कॉन्स्टेंट। ये करेक्ट है। आपके पास n नंबर ऑफ ट्रायल होते हैं कि n बार, 4 बार आप ट्राई करोगे, 4 बार सिक्का उछालोगे, 5 बार उछालोगे, तो आपके नंबर ऑफ ट्रायल फिक्स रहते हैं शुरू से ही। ईच ट्रायल हैज़ ओनली 2 पॉसिबिलिटी। जितने भी आपके ट्रायल हैं, जब आप एक बार पहली बार सिक्का उछालोगे तो जो आपकी आउटकम आएगी, या तो वो हेड आएगी या तो टेल आएगी। यानी जो आपकी आउटकम्स हैं वो भी फिक्स रहेंगी, वो 2 ही रहेंगी। जब जहाँ पे आपको येस नो या फिर आपको फेल और पास चेक करना है, हेड और टेल, जहाँ पे 2 ही पॉसिबिलिटी हैं, या तो ये होगा या तो ये होगा, वहीं पे हम इस वाले बाइनोमियल टेक्निक को यूज़ करते हैं। बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट, बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी को यूज़ करते हैं। इस्टेब्लिश रिकरेंस रिलेटिव फॉर प्रोबेबिलिटी, ये कोई नेसेसरी कंडीशन नहीं है बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी के बारे में। देयर आर n आइडेंटिकल ट्रायल, एक फिक्स नंबर ऑफ ट्रायल होते हैं, n आइडेंटिकल ट्रायल होते हैं। उनकी जो प्रोबेबिलिटी होती है, हेड आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/2, टेल आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/2, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में गिवन था कि प्रोबेबिलिटी भी सेम रहेगी और नंबर ऑफ ट्रायल भी सेम रहेंगे, कॉन्स्टेंट रहेंगे। यहाँ से करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी के बारे में करेक्ट नहीं है। बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी जो होती है, उसकी बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट की 4 कैरेक्टरिस्टिक होंगी, फिक्स नंबर ऑफ ट्रायल, 2 पॉसिबिलिटी, कांस्टेंट प्रोबेबिलिटी और इंडिपेंडेंस। आपकी जो इंडिपेंडेंट होंगे, जितने भी आउटकम्स होंगी वो इंडिपेंडेंट होंगी। ये वहाँ पे मिसिंग था। 4 कैरेक्टरिस्टिक होती है, 4 कंडीशंस होती हैं। क्वेश्चन नंबर 97, विभेदित उत्पाद। आपको डिफ्रेंशिएटेड प्रोडक्ट देखने को मिलेगा कौन सी मार्केट में? परफेक्ट कंपटीशन में भी और ओलिगोपोली में भी। लेकिन मेन कैरेक्टरिस्टिक, जो की कैरेक्टरिस्टिक है, ये मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की है। परफेक्ट कंपटीशन में तो होमोजीनियस होता है। यहाँ से करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर डी, एकाधिकारिक प्रतियोगिता की एक मुख्य विशेषता होती है विभेदित उत्पाद देखने को मिलेगा। ओलिगोपोली में भी विभेदित उत्पाद देखने को मिल सकता है, लेकिन यहाँ पे सेम भी हो सकता है, आपके प्रोडक्ट समरूप भी हो सकते हैं। मेन कैरेक्टरिस्टिक है ये डी की। अगेन ये भी PYQ से ही स्टेटमेंट आपको है कि अधिकतम लोगों के लिए अधिकतम भलाई सुनिश्चित हो। ये स्टेटमेंट किसकी है? जर्मी बेंथम की है। यहाँ से राइट हो जाएगा जे बेंथम, सी इज़ करेक्ट। द ग्रेटेस्ट गुड इज सिक्योर्ड फॉर द ग्रेटेस्ट नंबर। उच्च शक्ति मुद्रा में निम्नलिखित, इस तरीके की कोटेशंस के लिए आप मेरा शॉर्ट सेक्शन देखना, यहाँ पे यूट्यूब का शॉर्ट सेक्शन में आपको ऐसी बहुत सारी स्टेटमेंट्स मिलेंगी जो PYQ जहाँ से बन चुका है। हाई पावर्ड मनी में क्या शामिल नहीं होगा? हाई पावर्ड मनी में हम जनता के पास मुद्रा को शामिल करते हैं, बैंकों के पास सावधि जमा, बैंकों के पास नगद और RBI के पास बैंकों की नगद राशि। तो यहाँ पे टर्म डिपॉजिट को छोड़कर ये तीनों चीज़ें हाई पावर्ड मनी में शामिल की जाती हैं। हाई पावर्ड मनी जहाँ से मल्टीपल टाइम क्वेश्चन बनता है, जिसको मॉनेटरी बेस, रिजर्व मनी और हाई पावर्ड मनी और M0 के नाम से भी हम जानते हैं। तो इसमें क्या क्या चीज़ें आएंगी? C+R, C मतलब करेंसी विद पब्लिक एंड R मतलब रिजर्व, रिक्वायर्ड रिजर्व और E मीन्स एक्सेस रिजर्व। तो ये तीनों चीज़ें मिल करके हाई पावर्ड मनी को बनाती हैं। क्वेश्चन नंबर 100, भुगतान संतुलन में असंतुलन के सुधार के लिए एक मौद्रिक उपाय है। आपका BOP इक्विलिब्रियम में नहीं है, उसको ठीक करना है, तो मौद्रिक उपाय कौन सा है, ये हमसे पूछा गया है। आयात
शुल्क, आयात के ऊपर शुल्क लगाना, आयात का कोटा फिक्स करना और आयातों के ऊपर बैन लगाना, ये सारा काम हमारी सरकारें करती है। इंपोर्ट कोटा डिसाइड करना, इंपोर्ट पे रिस्ट्रिक्शंस लगाना और इंपोर्ट ड्यूटी लगाना, ये सभी फंक्शंस हमारी सरकारों के हैं, सरकार करती है, इसीलिए इनको हम फिजिकल मेजर मानेंगे, ना कि मॉनेटरी। मॉनेटरी एक ही है, डिवैल्यूएशन करना, जो कि आरबीआई का काम है। अपनी कंट्री को डिवैल्यूएट कर सकती है आरबीआई अगर चाहे तो, बीओपी को सुधारने के लिए। यहाँ से राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन पेपर इज कंप्लीटेड। थैंक्स फॉर वॉचिंग।